स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की बरसात में भीगते हुए मेरे घर के दरवाजे तक आई, सिर्फ एक रात मेरे साथ बिताने के लिए। लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। अगले दिन वो लड़की मेरी गली में मार गई पाई गई। उसके बाद मेरा दिल मालूमों से भर गया। पुलिस अकादमी में दाखिला लेने के बाद मैंने अपने पूरे जोश से असली हत्यारे की तलाश शुरू की, मगर भारी बरसात ने सभी सबूत धो दिए। पूरे 10 साल तक कोई सुराग नहीं मिला। फिर अचानक एक बिजली की चमक ने मुझे इस किस्मत के मोड़ पर वापस ला दिया। गू, मैंने सुना है कि तुम्हारे मम्मी पापा बाहर कारोबार करते हैं और घर पर केवल तुम हो। क्या मैं तुम्हारे घर कुछ दिन रह सकता हूँ? मैं घर के सारे काम कर लूंगा। मैंने सामने वाले इंसान की ओर अनजाने में हाथ बढ़ा दिया। हाथ से छूते ही सफेद पूंछ दूसरी तरफ हटने लगी, पर मदद के लिए मजबूरी में सहन कर रही थी। झांगली के उंगलियों पर ठंडक महसूस हुई। उसका हल्का कांपना साफ बता रहा था कि वह अभी जिंदा है। मैं सच में लौट आया था। बाई वही घबराकर पीछे हटी, पैर फिसले और वे गिरने लगी। मैंने फुर्ती से उसका कमर पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। भीषण बारिश की आवाज के बीच हमारे बीच एक अजीब सन्नाटा था। वे मेरी गोद में थी, डरे हुए बिल्कुल हिलने से। मैंने जल्दी से हाथ छुड़ा लिया और लाइट की किनारे पर खड़ा हो गया। देखो, तुम बहुत ठंड लग रही थी तो सोचा तुम्हें थोड़ा गर्माहट दे दूं। सॉरी। कोई बात नहीं। मैंने अपना शरीर थोड़ा घुमाया और उसे कमरे के अंदर ले गया। उसके चेहरे पर जान की कमी देख मेरे मन में कई यादें उमड़ने लगी। पिछले जन्म में उस अपराधी ने स्टार सिटी में ये अपराध किया था और फिर वो कहीं छुप गया था। इस बार मैं सिर्फ उसे बचाने वाला नहीं हूँ, बल्कि अपनी कहीं से बचाने माल करके आज रात ही अपराध उसी तजुर्बे का इस्तेमाल करके आज रात हाथ छलप जाऊंगा और असली दोषी को पकड़ लूंगा। बाई वे नर्वस होकर दरवाजे के पास खड़ा था, अपनी कपड़ों की किनारी चिपकाए हुए। जब मैंने उल्टा मुड़कर चप्पल लेने के लिए कदम बढ़ाए तो वो और भी घबराया। मेरी मोजे गीली थी। चप्पल गंदे कर दी। मैं नंगे पैर अंदर चला जाऊंगा। थोड़ी देर बाद तेरा फर्श पोंछ देता हूँ। मूसलाधार बारिश की रात, अकेला लड़का और लड़की एक ही कमरे में थे। दोनों पूरे के नहान थे, जिससे वो बहुत असहज महसूस करने लगा। उसने अपनी नाखूनों को हथेली में जोर से घुसा दिया ताकि खुद को शांत कर सके। जैसे ही मैं मुड़ी, उसने तेज नजरों से चारों तरफ देखा। तब जाकर उसने चाय की टेबल पर रखी गर्म चाय और बिखरे कागजों को देखा और अपनी तनी हुई पीठ थोड़ी ढीली करी। अगर बाल सुखाने में दिक्कत नहीं है तो पहले इस्तेमाल कर लो। क्या तुम मुझे फिर से एक कपड़ा उधार दे सकते हो? मेरा कपड़ा थोड़ा गीला हो गया है। मुझे अभी अभी ध्यान आया। भीग चुकी शर्ट को कसकर पकड़ते हुए, चूंकि कपड़े बदलने ही हैं तो सीधे गर्म पानी से नहा लेते हैं, वरना ठंड लग जाएगी और सर्दी हो जाएगी। गेस्ट रूम में बाथटब नहीं है तो चलो मेरे रूम के बाथरूम में चलते हैं। मैं पानी गर्म करने लगा। जब उसने सुना कि उसे मेरा बाथरूम इस्तेमाल करना है तो बाई वही शर्म से हिम्मत जुटाकर सिर नीचे कर लिया। शेंजुआन ने धीरे से जवाब दिया। बाथरूम में पानी की आवाज गूंज रही थी। बाई वही मुझे व्यस्त देखकर हिम्मत जुटाकर नाम लेकर बुलाने लगी। गुडुंग, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। मैं तुमसे ये क्यों नहीं पूछती कि तुमसे संपर्क करने का कारण क्या है? बाई वही हैरानी से सिर उठाकर बड़ी जिज्ञासा से अपनी गर्दन हिलाई। तुम्हें इतनी खूबसूरत लड़की हो और बरसात के दिन दरवाजा खटखटा कर जगह मांगना, जरूर कोई मजबूरी हुई होगी। अगर तुम बात करना ठीक नहीं समझती तो मैं ज्यादा पूछताछ नहीं करूंगी। ये ठीक नहीं होगा। सुनो। इतनी बात सुनकर बाईवे की आंखें लाल हो गईं। मैं थोड़ा आश्वस्त होकर उठा और धीरे धीरे उसके सामने आया। फिर अचानक अपना हाथ उसके कान के पास दीवार पर टिकाया और उसे अपने गले में जकड़ लिया। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि तुम्हारे मन में कोई शरारत है, लेकिन क्या तुम ये सोचकर डरती नहीं कि यहाँ रहकर मैं तुम पर कुछ गलत ना कर दूं? एवी दीवार के सहारे खड़ी थी, हल्की सी अंगुली अपने होठों पर दबा रही थी और उसे पूरा शरीर सिहर उठा था। गर्माहट से भरी उसकी आंखें सीधे मुझसे मिल रही थी। तो उसकी ये बात सुनकर मैंने आगे बढ़ने की हिम्मत खो दी। आज रात मुझे भी कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं हंसते हुए अपना हाथ वापस ले लिया। तुम जाकर नहा लो। अपने शरीर के हिसाब से तुम्हारे लिए कपड़े ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। कपड़े पूरी तरह से वन पीस ड्रेस की तरह भी पहने जा सकते हैं। पहले मैं तुम्हारे कपड़े आगे रख देता हूँ। वॉशिंग मशीन में धो दूंगा, धोने के बाद ड्रायर में डालूंगा, जल्दी सूख जाएंगे। धन्यवाद, बाईवई ने कहा और फिर मुड़कर बाथरूम में चली गई। इस धन्यवाद में आधा एहसानमंदी थी और आधा शुक्रिया कि उसने मुझे आश्रय दिया। मेरी समझदारी और सहनशीलता के लिए धन्यवाद महसूस करते हुए बाथरूम से पानी की आवाज सुनाई दी। मैं मुस्कुराते हुए पलटा और बेडरूम छोड़कर चाय बनाने चला गया। कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला। बाई हुई सफेद साड़ी पहने हुए, हाथ में ढीले सादे स्वेटर में बाहर आई। उसके गालों पर गर्माहट की वजह से हल्की लालिमा थी और उसके घुटनों के ऊपर की नर्म और गोरी त्वचा नजर आ रही थी। चप्पल तुम्हारे लिए रख दी है। बाई वई ने गर्म और मुलायम चप्पल पहन ली। मन में शर्मिंदगी काफी कम हो गई थी जब वह अभी अभी बेडरूम से बाहर निकली थी। उसने शहद और अदरक की गर्म मीठी खुशबू सूंघी। मैं मार्क कप लेकर उसके पास गया और नजरें उसकी बड़े साइज की स्वेटर की कॉलर पर घुमाई। गला हल्का हिला, फिर बोला, अदरक वाली चाय पीनी है? बाई वई ने कप हवा में उठाया और धीरे धीरे चुस्की ली। चाहिए? तुम्हें थोड़ा नूडल्स बनाना क्या बहुत मुश्किल लगता है? ये तो बस कुछ मिनटों का काम है। पहले तुम बना लो, मैं तुम्हें 2 अंडे भी डाल देता हूँ। मैं अभी उठ ही रहा था, एक छोटी सी हाथ ने मुझे पकड़ लिया। मैं तवा पर अंडा सेंकना जानता हूँ। मैं भी मदद करने आया। रसोई में आते ही मेरी चाकू चलाने की हुनर देखकर वाइट काफी चौंक गया। कटिंग बोर्ड पर जल्दी से बराबर बराबर कटे टमाटर और हैम रख दिए। वाइट एक छोटी सी स्टूल पर चढ़ा। ऊपर रखे अंडों के डिब्बे तक पहुंचने के लिए उसकी हरकतों से उसकी चौड़ी कमीज का पिछला हिस्सा अचानक उठ गया। मेरी नजरें उस पर गईं तो उसका चेहरा
झट से लाल हो गया। व्हाइट शायद मेरी निगाहें महसूस कर घबराया और तुरंत अपने कपड़े ठीक करने लगा, पर स्टूल पर सही से खड़ा नहीं हो पाया। मैं जल्दी से पीछे से उसका सहारा देने लगा, पर मेरा हाथ गलती से उस जगह छू गया जहां नहीं छूना चाहिए था। उसका शरीर अचानक ढीला पड़ गया और वह सीधे मेरी बाहों में गिर पड़ा। मैंने उसके बदन से चंदन और नारंगी खुशबू मिली जो नहा धोकर ताजगी ली थी। हम दोनों वहीं खड़े रहे जब तक पानी के बर्तन से उबलता पानी टपकने लगा। तभी वह पल टूटा। मैं जल्दी से अपना हाथ वापस खींचा और थोड़ा पीछे हट गया। फिर छानी उसका हाथ में थमा दी। तुम आओ तो मैं अंडे ले लूं। घूमते वक्त मैंने आईने में देखा कि मेरे कानों की नोकें लाल हो रही हैं। इतने सालों में मैं लड़कियों के लिए अनभिज्ञ नहीं था। बस कोई दूसरा ऐसा नहीं था जो मुझे ऐसा दिल धड़कने दे। वाई ब्लश करते हुए सिर नीचे करके नूडल्स को हिलाने लगी। तलते तेल की चटपटी आवाज बिल्कुल सही थी जिसने मेरे दिल की तेजी को छुपा दिया। टमाटर सूप की खुशबू जल्दी ही रसोई को भर गई। मैंने नूडल्स टेबल पर रखा, जानबूझकर उसके हलचल भरे उंगलियों से दूरी रखते हुए धीरे बोलो, क्या देखना है खुद चैनल बदल लो। टीवी चालू होते ही बाईवे ने अचानक अपने चॉपस्टिक्स कस कर पकड़ लिए। स्क्रीन पर वो स्टडी मटेरियल चल रहा था जिसे मैं बंद करना भूल गया था। काफी। मैं थोड़ा शर्माते हुए खांसा और तुरंत टीवी के कंट्रोल से डेडिकेटेड शो वाले मेनू पर आ गया। फिर झटपट कार्टून क्रेयॉन शिनचान खोल दिया। मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि उस वक्त मैंने जोक सुनने से इसलिए मना किया था क्योंकि मुझे डर था कि ये पकड़ा जाएगा। खैर, इतने सालों में मेरी हिम्मत बढ़ गई है। अब मैं बिना चेहरे लाल किए, दिल की धड़कन बढ़ाए बिना बिल्कुल कूल बनकर चैनल जल्दी बदल देता हूँ। बाईवे ने भी तुरंत बात चेंज कर दी। तो तुम्हारी कुकिंग स्किल्स क्या हाल है? मैंने टिश्यू से धीरे धीरे उसके नाक की टिप पर जमा हुए सूक्ष्म पसीने के कण साफ किए। पसीना निकल गया तो ठंडक भी चली गई। और भी है। वो पूरी लगन से पास्ता खा रहा था, नूडल्स और सूप दोनों साफ साफ पीकर। चेहरे पर संतुष्टि की साफ झलक थी। एक कटोरा देखकर क्या पेट भर जाता है? वो बोले ही थे कि अचानक बाहर तेज गरज सुनाई दी। मैं तुरंत घड़ी की तरफ। 9:60। घटना होने में अब आधा घंटा बाकी था। उस वक्त मुझे ठाना कि मैं पक्के तौर पर अपराधी का असली चेहरा देखूंगा। वक्त कम था। मैंने तुरंत वहां जाकर जांच करने का फैसला किया। मैंने एक गिलास पानी लिया और एक कंबल उसके ऊपर डाल दिया। चूंकि वो खा चुका था, मैंने सोचा कि पहले लिविंग रूम में टीवी देख लेते हैं। देर हो गई, मैं वापस आकर नहा लूंगा। मैंने कहा, दुकान से थोड़ा स्नैक्स ले आता हूँ, जल्दी वापस आ जाता हूँ। इतनी तेज बारिश में भी बाहर क्यों जा रहे हो? कोई बात नहीं। जब मैं दरवाजे के पास पहुंच गया तो अचानक मैं रुक गया और मुड़कर पीछे देखा। मुझे डर था कि बदमाश ने यह सब पहले से ही सोच रखा था। हो सकता है वो उसका पीछा कर रहा हो या कहीं आसपास छुपा हो। ध्यान रखना, मैं वापस नहीं आऊंगा। आने से पहले कोई भी घंटी मत बजाना। मैं चाबी ले आया हूँ, घंटी बजाने की जरूरत नहीं। अगर मैं सुन लूंगा। बाई वही बिल्ली की तरह शरारती सिर हिलाते हुए खुद को कंबल में लपेटे था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, वो खाली कमरे के निहारता रहा। वह धीरे से सोफे पर सिकुड़ गया और मेरा लौटने का इंतजार करने लगा। मैंने काला छाता खोलकर स्क्रीन पर देखा। वाटरप्रूफ घड़ी ने ABC 5 बजे दिखाया। फॉरेंसिक ने बैर करके अनुमान लगाया था कि बाईवे की मौत करीब 10:23 बजे हुई थी। मेरी आज रात की पहली मंजिल थी उस 4 घंटे खुले कॉन्वीनियंस स्टोर तक पहुंचना जो उसकी मौत से पहले के रास्ते में आता था। बाई वही ने वहां छाता ली थी और खाना खाकर तभी वो उस गली की तरफ गया जहां हत्या हुई थी। हालांकि आज रात वो मेरे घर रहा। मुझे ये तय करना था कि क्या टाइमलाइन में कोई बदलाव होगा। कोई उसका बदला बनकर उसकी जगह मर जाएगा। मैं ऐसे किसी भी बदलाव को कतई मंजूर नहीं करती। रास्ते में मैंने फोन निकाला और घर के CCTV फुटेज चेक किए। बाई वही सोफे पर घुटने पकड़ टीवी देख रहा था। वो घर पर चुपचाप था, कहीं नहीं गया। मैंने अपनी चाल तेज की। जैसे ही मैं कॉन्वीनियंस स्टोर के पास पहुंची, एक घबराई हुई आवाज सुनाई दी। गली के कूड़ेदान के पास कोई पतला और कमजोर सा बंदा मुंह दबाए पड़ा था। कुछ गुंडे उसे घेर कर थप्पड़ और लात मार रहे थे कि उसके हाथ में क्या छुपा है। जमीन पर दबकर बैठा वो लड़का कसकर एक हल्के ग्रे रंग के रुमाल को पकड़ बना था। पास में एक लोहे का डिब्बा गिरा था। मैंने देखते ही पहचाना, वो मेरी क्लास का वो शर्मीला और परेशान रहता छात्र था। ये जी। मेरी आवाज सुनते ही गुंडे अचानक पलटकर मुझे देखने लगे। उनके चेहरों का रंग उड़ गया क्योंकि मेरे माता पिता सिंघाई में काफी ताकतवर थे। ये गुंडे मुझसे हमेशा डरते थे। मैंने छाता भी नीचे नहीं लाके वे डर के मारे बुरी तरह भाग खड़े हुए। गली में बस बची थी छत पर बारिश की बूंदों की आवाज। मैं नीचे झुकी और छाता येजी के सिर के ऊपर टिकाया। तुम ठीक हो? मैंने पूछा। चिकित्सालय चलना चाहोगे? उसके कलाई पर अभी भी 3 महीने पहले हुए बार में जलने के निशान थे। मैंने उसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया, पर वो बिजली करने वाले झटका खाकर हाथ पीछे खींच लिया। लोहे के डिब्बे की आवाज दीवार से टकराई। उसमें से कुछ मोमबत्तियां और आधा पिशिन बिल्ली खाना की थैली कीचड़ में गिर गई। उसने सर झुकाकर उसे उठाने की कोशिश की। भीगे हुए बाल उसकी आंखों के कोने के आंसू छिपा रहे थे। मेरी नजर पड़ी कि उसके बाएं हाथ की नाखूनों के बीच गहरे भूरे रंग के दाग लगे थे जो सूखा हुआ खून लग रहा था। इतनी भारी बारिश में भी तुम बाहर आकर आवारा बिल्ली को खाना दे रही हो? ये सीधुंधली आवाज में जवाब दिया। अचानक आवाज के साथ जोर जोर से खांसी होने लगी। उसकी कमजोर कंधे बारिश में कांप रहे थे। मैंने अपनी जैकेट उतार कर उसे दी। तुम्हारी माँ फिर से काम के सिलसिले में गई है। अगर तुम फिर से बीमार पड़ गए तो तुम्हारे भाई का कौन ख्याल रखेगा? भाई। उसी वक्त मेरे दिमाग में अचानक से पिछली जिंदगी के CCTV फुटेज चमक गए। पिछली जिंदगी का बाई वही कन्वीनी स्टोर के बाहर कुछ देखते ही मैंने मन में सोचनी शुरू कर दी। उस वक्त इसको देखकर मैं तुरंत सारी बात समझ गया। बाई वही शायद
उस वक्त यसु को पिटते देख रहा था। मेरे दिमाग में पिछले जन्म की सारी बातें तेजी से चलने लगी। अगर पिछली बार बाई वही समय रहते, कन्वीनी स्टोर से बाहर आ जाता और उस पिटाई को रोक देता, तो सारी बदतमीजी और गालियां बच सकती थी। मैंने पिछले जन्म के सोमवार ये सीआई के बर्ताव को याद करने की कोशिश की। उस वक्त उसकी चोटें अभी से ज्यादा गंभीर थी, लेकिन बाई वेई के मरने पर उसने ज्यादा परेशान होते नहीं दिखा था। शायद इसका मतलब ये था कि पिछले जन्म में यित्सी ने जान हथेली पर रखकर इन बदमाशों को पकड़ रखा था, तभी बाई वेई को लेकर नहीं गए थे। अगर ये लोग नहीं थे तो असली जिम्मेदार कोई और है। सोचते सोचते मैं एक अहम बात पर पहुंचा। हथियार। इस बारिश में जो भी उस छोटी खतरनाक चाकू के साथ बाहर निकला वही असली शकी था। उन तीनों बदमाशों के पास भी चाकू हो सकता था, जिससे मैं थोड़ा चौंक गया कि मैंने उन्हें अभी छोड़ा। जहां तक पूरी तरह घायलियत का सवाल है, पिछली बार वो ठीक ठाक ग्रेजुएट हो गया था, अब फिलहाल उसे बाद में देखेंगे। अगर ठीक हो तो जल्दी घर निकलो, मैंने कहा और चलने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन अचानक रुककर उसका टूटा हुआ छाता देखा। फिर अपनी काली छतरी उसके हाथ में थमाकर कहा, तुम्हारा छाता खराब हो गया है, ये लो मेरे पास अभी कुछ काम है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ध्यान रखना, जल्दी घर वापस जा, रात तक इंतजार मत कर। मैं मना करूंगा। मैं तो सीधा जोरदार बारिश में घुस पड़ा और कहीं दूर भाग गया। बारिश इतनी तेज थी कि वो 3 गुंडे ज्यादा दूर नहीं निकल पाए और कहीं धूप छांव में छुपकर बारिश से बच रहे थे। वो लोग गाली गलौज करते हुए ये सोच रहे थे कि मेरा सिर झोली में डालकर कुछ करना चाहिए, लेकिन मेरे परिवार की पहुंच के कारण हिम्मत नहीं हुई। जब वे अचरज में थे, मैं बहुत तेजी से उनके सामने पहुंच गया। तीनों गुंडे चौंक गए, सोचा मैं पैसे मांगने आया हूं और हाथ हिलाते हुए पीछे हटने लगे। दोस्तों, कोई चीज उधार मांगो तो तीनों एक दूसरे को देखकर सतर्क हो जाएं। पैसे तो नहीं, कोई और चीज उधार मांगो। तीनों पूरे चेहरे पर उलझन लिए वो मेरी तरफ देख रहे थे। मैं उनसे आंखें मिलाकर एक मासूम सी मुस्कान दी। तीनों गुंडे वहीं ठहरे रह गए। जाहिर है मेरी बात समझ नहीं आई। जो लोग बाहर कदम रखते हैं, क्या उनके पास चाकू तक नहीं होता? थोड़ा भड़काने पर असर भी हुआ। हरे बाल वाला नाराज होकर अपनी जेब से तितली जैसा चाकू निकाला और मेरे सामने दिखाकर खेला। मैंने बस एक नजर डाली और तुरंत फैसला कर लिया कि ये बिल्कुल भी उस फॉरेंसिक रिपोर्ट में बताए गए चिकने कट वाले फल के चाकू जैसा नहीं है। ये तो बहुत ज्यादा चमक दमक वाला है। मैंने 100 रुपए की पेशकश की अगर कोई फल के चाकू जैसा साधारण चाकू लेकर आए। बेताब होकर बाकी 2 गुंडे आगे बढ़े। एक ने कई कामों वाला स्विस आर्मी चाकू निकाला तो दूसरे ने ठंडी चमक लिए एक फोल्डिंग हंटर चाकू दिखाया। दोनों ही चाकू वो हथियार नहीं थे जो मैं ढूंढ रहा था, लेकिन चाकू तो अच्छे थे। दुर्भाग्य से मेरे पास सिर्फ 100 रुपया था। मैंने नजरअंदाज कर दिया, पर गुंडों ने शक किया कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है और गाली देने लगे। गुस्से में धक्के देकर सीधे पीछे मुड़ा और फिर से ठंडी बारिश में घुस गया। इन 3 गुंडों के पास वो हथियार नहीं था जिसे मैं ढूंढ रहा था। ये सुराग पूरी तरह से टूट गया था। छाती में बेचैनी की आग जल रही थी। सच कहूं तो सबसे आसान केस सुलझाने का तरीका यही था कि जैसे पिछली जिंदगी में किया था, बाई वे से इंकार करूं और छुप छुपाकर उसका पीछा करूं, ताकि हकीकत में अपराधी को मौके पर ही पकड़ सकूं। लेकिन जब दोबारा उसकी सलामती देखी, दिल की धड़कन को रोक पाना नामुमकिन था। मैं चाहे जितनी मुश्किल हो, सुई खोजने जैसा ढूंढ ढूंढ कर जांच करूंगा, लेकिन उसकी जान से जुड़ा कोई रिस्क नहीं लूंगा। मैं फिर से कॉर्नर की दुकान पर गया और छाता खरीदा। दयालु दुकानदार ने एक साफ तौलिया दिया जिससे मैं बारिश का पानी सूख सकूं। मैंने डायरिया का दवा ली, पानी पिया, फिर मोबाइल को वाटर प्रूफ बैग में रखा। फिर मैंने पिछली जिंदगी के बाई वे की तरह उसके निकलने का तरीका और कदम अपनाते हुए छाता खोला और जोरदार बारिश और तेज हवा में बाहर निकला। बारिश के बीच कदम रखती तेज हवा ने छाते की हड्डियां लगभग तोड़ दी। कीचड़ से भरे रास्ते और टूटे हुए कांच के टुकड़ों को पार करते हुए मैं अंततः सीसी कैमरे के ब्लाइंड स्पॉट तक पहुंचा। ये वही जगह थी जहां पिछली जिंदगी की जांच रिपोर्ट बार बार हत्या का स्थल बताती थी। वाटरप्रूफ घड़ी की स्क्रीन पर चमकती हुई टाइम दिखा रही थी 2 साथ। अचानक तेज हवा के झोंके ने सब कुछ उड़ाकर रख दिया। मैं सीधे गुस्से में आ गया। बरसात की ठंडी बूंदें सिर पर बरस रही थी। फोन वाटरप्रूफ कवर में कंपन कर रहा था। मैं नम ईंट की दीवार से टेक लगाकर घर की निगरानी फुटेज खोला। गर्म पीली रोशनी में बाईवी सोफे के कोने में सिमट के बैठा था। दोनों पांव बेचैनी से हल्के से रगड़ रहा था। बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसकी नजरों में उम्मीद थी, लेकिन थोड़ी चिंता भी झलक रही थी। बस थोड़ा और इंतजार करना था। ठीक है, घबराओ मत, वक्त हो गया है। दोनरी बजे तभी वी को अचानक से कुछ धातु टकराने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही आवाज आई, मैं तुरंत सतर्क होकर वहां पहुंचा और आश्चर्यचकित होकर एक पुराना जान पहचान वाला दिखा। स्टार हाई स्कूल नंबर 2 का मशहूर जोकर जियांग यान। वह गैर कानूनी बने छज्जे के नीचे बारिश से बचते हुए बैठे थे और हाथ में फल छुरी पर सेब छील रहे थे। मैंने सोचा, अरे ये तो पुराना मालिक है। इतनी देर रात, इतनी जोरदार बारिश, यहाँ क्या कर रहे हो यार? इतनी बड़ी छतरी लेकर भी आए तो यहाँ क्यों आए हो? बाहर कुछ काम था क्या? छतरी हवा में उड़ गई और इतनी रात को यहाँ कैसे आ गए? जियांग यान ने चाकू की नोक से प्लास्टिक के थैले में सिकुड़ गई स्क्रीन को उठाया। मुझे पता था कि उसका स्कूल में दबंग होने का बस दिखावा है, असल में वो अपनी गरीबी छुपा रही है। उसका परिवार बहुत गरीब है और उसकी माँ को गंभीर किडनी की बीमारी है। लड़की ने फल भेजे थे, लेकिन वापस भेज दिए गए। उसकी रेन बूट के किनारे पर हॉस्पिटल के गलियारे में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले फिसलन रोकने वाले पत्थर के छर्रे लगे थे, जिन पर गंभीर देखभाल नर्स की खास डिसइंफेक्टेंट की गंध थी। लेकिन मेरी नजर पक्की थी उसके हाथ में थमे उस फल काटने वाले चाकू पर। वो चाकू की बनावट बिल्कुल उसी हथियार जैसी थी जो बाईवेई हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया था। तुम बचे हुए दिमाग का क्या कर
रहे हो, जल्दी आओ, मेरा घर यहीं पास में है, मैं तुम्हें छाता उधार दे दूंगा। जैसे ही मैं बरसाती छत के नीचे पहुंचा, जियांग यान का फोन अचानक तेजी से बज उठा। फोन के दूसरी तरफ से नर्स की बेचैन आवाज आई, जिसने बताया कि उसकी माँ का ब्लड ऑक्सीजन स्तर अचानक गिर गया है। जियांग यान का रंग ही उड़ गया। फल काटने वाला चाकू एकदम पानी में गिर पड़ा। वो मुझे एक तीव्र नजर भी नहीं दे सकी और तुरंत मुड़ गई। मैं झुककर कीचड़ और पानी में से वो चाकू उठा ले गया। ठंडा ठंडा एहसास हो रहा था। मैंने ध्यान से चाकू की जांच की और पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि ये चाकू इसी वक्त इसी जगह मौजूद था और आकार साइज भी पूरी तरह सही था। यही वो हत्या का असली हथियार था जिससे बाई वेई की हत्या हुई थी। अगर ये चाकू की जियान ने अनजाने में फेंका था तो असली हत्यारा शायद अगले आधे घंटे में यहीं से गुजरते हुए इस चाकू को उठा सकता है। मैं गहरी सांस लेकर चाकू वहीं वापस डाल दिया और अपनी पुरानी जासूसी की कला का सहारा लेकर अंधेरे कोने में खिसक गया। बारिश वो भी जोर की। रात के 2 पीसी बजे का वक्त था। तब एक शराब के नशे में धुत आदमी लड़खड़ाते हुए, एक लड़खड़ाता भिखारी झटका खाकर एक झोपड़ी में घुसा। उसने कीचड़ में सनी एक जूती को लात मारकर उलट दिया, फिर चाकू के हैंडल को कसकर मरोड़ते हुए चाकू की धार को गंदे मिट्टी में गहरा धी धंसा दिया। उसके बाद आधी खाली शराब की बोतल उठाकर हिलाते हुए चला गया। रात के डॉन पुसेच मिनट थे। एक डिलीवरी वाला बाइक लेकर तेजी से आ रहा था। उसे ध्यान नहीं था कि चाकू जमीन पर पड़ा है। पैर उस पर पड़ते ही वह गिर पड़ा। वह बड़बड़ाते हुए उठा और चाकू की धार को नाली की दरार में ठोक दिया। कीचड़ ने तुरंत पूरे चाकू को ढक दिया। रात के D-5 मिनट थे। कीचड़ में छिपा चाकू किसी के अनजाने में छूने की संभावना लगभग न के बराबर थी। पूर्व जन्म में भावेई की मौत के अनुमानित वक्त में अब बस कुछ ही मिनट बाकी थे। तभी एक काले रंग की रेनकोट पहने और मास्क लगाए हुए काला साया गली के अंत से तेजी से गुजरता देखने मिला। वह झुककर कीचड़ में छिपे चाकू की तरफ बढ़ा। मैं अपनी सारी मांसपेशियों से तना हुआ महसूस करने लगा, जैसे कोई खतरा आने वाला हो। ठीक जब उसने चाकू का हैंडल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका बाजू में से नजर आया कलाई पर एक तेज दिखने वाला एसिड घाव का निशान था। मैं अचानक अंधेरे से बाहर आ गया। मंद रोशनी में उस काले साये का चेहरा साफ दिखा और वो चेहरा था स्टार हाई स्कूल की मशहूर दयालु केमिस्ट्री टीचर ली मिंगवान का। मेरे दिल में तूफान उठ गया। 3 महीने पहले भी उसने ही स्कूल लैब में झगड़ते छात्रों को बचाया था, खुद एसिड से जल गया था और फिर भी चोटिल छात्र को नरम स्वभाव से शांत किया था। वह दम घुटन की बीमारी से भी जूझ रहा था और उसके इलाके में हर कोई उसे जानता था। लेकिन अगर वही हत्यारा था तो पिछले जन्म के सभी संदेह समझ में आ जाते थे। पिछले जन्म में बहावेई को उस अधेरी गली में हमला किया गया था, लेकिन वह भागा नहीं था। इसका कारण था कि वह पूरी तरह उस दयालु टीचर पर भरोसा करता था। अगर ली मिंगयुआन ने उसे बारिश से बचाने के लिए रेनकोट पहनाया और उसे अपने घर माता जी के पास छोड़ने का प्रस्ताव दिया, तो उस भीषण बारिश और सुनसान रात में बहावेई का एक भी सुरक्षात्मक भावना उत्पन्न नहीं होती। यह सोचते ही मुझे बहुत दर्द हुआ, लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं कर सकता था। अभी ली मिंगयुआन से कोई अपराध नहीं हुआ था। मैंने ठाना कि अपने जासूसी कौशल का इस्तेमाल करते हुए उसकी रात के बाहर निकलने की असली वजह पता लगाऊंगा। ली टीचर, ली मिंगयुआन, मैंने आवाज लगाई। उसने तुरंत अपना सिर उठाया और भीग चुके मेरे रूप को देखकर आश्चर्य और चिंता से भरा चेहरा बनाया। गु नाचेंग, तुम ऐसे क्यों भीगे हुए हो? आधे दिन से बाहर फंसे हुए थे बारिश की वजह से। ली सर, आप इतनी बारिश में बाहर क्यों आए? मैं उसकी नजरें टकटकी लगाए उसकी आंखों में छिपी चतुराई को भांप गई। मुंह तो कुछ खास नहीं, बस सिगरेट खरीदने आया था। वो झूठ बोल रहा है। ली मिंगयुआन तो बिल्कुल भी सिगरेट नहीं पीता। सब लोग मानते हैं कि वे घर संभालने वाला एक अच्छा आदमी है। मेरी ये रेनकोट बड़ी है, तुम पहले अंदर आओ और बारिश से बच जाओ। तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ, फिर तुम्हें अपनी रेनकोट उधार दे देता हूँ, पहनकर घर लौट जाना। वह अब भी उसी दयालु और प्यारे चेहरे के साथ था। मैं धीरे धीरे सिर हिलाकर उसके रेनकोट के अंदर घुस गई। भीड़ के बीच मुझे उसकी नजरें देखी, जो अनजाने में पास लगे वयस्क सामान बेचने वाली मशीन की तरफ झांकी और फिर जल्दी से वापस मेरी तरफ आकर मेरे कंधे को थाम लिया। रास्ते भर में जैसे बेहोश सी खोई हुई सी चली। घर के दरवाजे पर ली मिंगयुआन अचानक ने अपना फोन निकाला, एक मैसेज भेजा और फिर जल्दी से फोन बंद कर दिया। मैं चाबी लाना भूल गई थी। थोड़ा रुको, मुझे अभी अभी साफ महसूस हुआ कि उसके कमर पर चाबी लटक रही थी। ये वही है। आज रात की दूसरी झूठ बोलने की वजह से मेरे शक और बढ़ने लगे। कुछ ही देर बाद दरवाजा आखिरकार खुल गया। दरवाजा खोलने वाली थी ली मिंगयुआन की पत्नी, रेड स्कूल की केमिस्ट्री टीचर शेनकिंग। वो नायलॉन की स्लीप रोब पहने थी, कमर की पट्टी थोड़ी ढीली थी और उसके गालों पर हल्की लालिमा थी। गलियारे की गर्म रोशनी में मैंने कमरे की मेज पर उल्टा पड़ा रेड वाइन का बोतल, जलती हुई अरोमा कैंडल और बिखरे हुए गुलाम के पंखुड़ी देखे। हवा में अभी भी उस घुलती मिट्टी नजदीकी की खुशबू थी। उसी पल मेरे दिमाग में सब कुछ साफ हो गया। सारे सुराग एकदम से जुड़ गए। मिस्टर ली आज रात अपनी पत्नी के साथ रोमांस करने वाले थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जरूरी सामान खत्म हो चुका है तो बारिश में बाहर जाकर उसे खरीदने निकले। उनकी आदत थी कि वो सब कुछ ठीक रखने की कोशिश करते थे, तो रास्ते में जब सीढ़ियों का नाला बंद था, उन्होंने उसे साफ करने की कोशिश की।
इसी बीच उन्हें वो फल काटने वाली चाकू मिल गई। क्योंकि मैं वहां थी और वो शर्माते थे कि मैं अकेले जाऊं, इसलिए उन्होंने मुझे अपने साथ उन्हें लेकर आना पड़ा। और जो मैसेज में कहा था कि चाबी नहीं लाए, वो बस इसलिए किया ताकि उनकी पत्नी जो सेक्सी नाइटवियर पहनी थी आराम से कपड़े बदल सके। उनकी सारी अजीब हरकतें उस वक्त एकदम समझ में आने लगी। अब समझ आया ये सब क्यों हुआ। ऐसा हो गया तो माफ करना, जल्दी से ये तौलिया लेके पहुंच लो। धन्यवाद माँ जी। मैंने तौलिया लिया और अपने बाल पहुंचने लगा, लेकिन दिल की शंका अब और बड़ी परेशानी बन गई। अगर वो अभी भी वही बड़ा दिल वाला आदमी है, अगर उसकी पत्नी उसके घर लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही है, तो क्या सच में ऐसा कोई आदमी तुम्हारे स्टूडेंट के साथ रास्ते में देखकर उसे मारने और लाश फेंकने जैसा काम करेगा? शेन किंग ने ध्यान दिया कि ली मिंगयुआन के हाथ में एक गंदी चाकू भी थी और जिज्ञासु होकर पूछा, तुमने ये चाकू कहाँ से लिया? इतनी गंदी क्यों है? नाली के मुहाने से उठाया था, वहाँ काफी कचरा फेंका होता है। अचानक गुनानशिंग से मुलाकात हो गई तो उसने भूलकर ली मिंगयुआन की बात सुनते हुए चाकू फेंकने की तैयारी कर ली। कूड़ेदान में मुझे अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ठहरो लीलोस, ये चाकू मुझे दिखाओ। ली मिंगयुआन ने उलझन में चाकू को पलटा दिया, नोक अंदर और हैंडल बाहर की ओर मुझे दे दिया। उसकी ये सहज सावधानी उसके अंदर की नरमी को फिर से साबित कर रही थी। मैं फल काटने वाला चाकू लेकर ध्यान से देखा। मेरा चेहरा तुरंत बदल गया। पहले तो रोशनी इतनी कम थी कि मैं चाकू की धार ठीक से नहीं देख पाया था, लेकिन अब पता चला कि इस चाकू की धार थोड़ी मुड़ी हुई थी। ये साफ तौर पर बताता है कि जियांग यान ने इस चाकू से कोई सख्त चीज काटी थी। फोरेंसिक रिपोर्ट में धार के मुड़ने की कोई बात नहीं थी और कट के निशान भी अलग होते। इसका मतलब असली हत्या का औजार ये चाकू बिल्कुल नहीं था। मैं पूरी तरह से गलत निशाने पर था। मैंने तेजी से अपनी घड़ी देखी, करीब 2-3 बज रहे थे। असली हत्यारा शायद इसी वक्त सामने आया होगा। मेरा दिल घबराया। मैं जल्दी से टॉवल वापस शेनचिंग को लौटाया और माफी मांगते हुए बोला, ली लॉसर, अब बहुत देर हो गई है, मुझे घर जल्दी जाना होगा। मैं आपकी बारिश की कोट पहले ही ले लेता हूँ। मैंने चाकू का हैंडल वापस ली मिंगयुआन को दे दिया। बारिश का कोट पहनकर तेजी से बारिश में घुस गया। मैं भागता हुआ वापस उस जगह पर पहुंचा जहां वारदात हुई थी और आसपास कई बार इधर उधर खोजा। कभी कभी राहगीर बेतरतीब तेजी से गुजरते थे। भले ही मंजर डरावना था, लेकिन कोई ऐसा नहीं लग रहा था जो बीच में रुककर कोई अपराध करे। 3:30 हो चुके थे। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। मैंने फोन निकाला और देखा व्हाइट तबीयत खराब होती हुई सोफे पर बैठा हुआ था, जैसे चूजी के सिर हिलाने जैसा नींद में झपक रहा था, लेकिन फिर भी अपनी नींद को झुठला रहा था। बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था कि मैं कब घर लौटूं। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली और सीधा उसका मेडिकल गाउन उतार दिया। फिर अंधेरे में उस घटनास्थल के आसपास घूमता रहा। आधी रात के बाद भी कोई संदिग्ध शख्स नहीं दिखा। मेरे दिल में एक गहरी कमजोरी और ठंडक फैल गई। क्या सच में मैं चूक गया? आधी रात के बाद भी कोई भी शक की छाया नहीं मिली। मेरे दिल में एक गहरी कमजोरी और सर्दी आ गई। क्या सच में मैं चूक गया? अगर मैं हत्यारे को नहीं ढूंढ पाया तो वाइट की पिछली जिंदगी का जो अन्याय हुआ है उसे मैं कैसे साफ कर पाऊंगा? मैंने अपना सिर ऊपर उठाया। बारिश सीधे चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन मेरी नजरें और भी मजबूत हो गई थी। तभी मेरा फोन वाइब्रेट करने लगा। मैंने तुरंत कैमरे की लाइव फीड खोली। वाइट थका माहा था और धुंधला दिख रहा था। फिर भी अकेलेपन का डर झेलते हुए वह दरवाजे पर जाकर घूम रहा था। पूरे चेहरे पर चिंता थी। अचानक हुई आवाज से वह चौंक गया। आवाज के स्रोत की तरफ ताका, फिर कैमरे के सामने थोड़ा मुस्कुराया, एक नरम मुस्कान। उसने कहा, मैं अभी वापस आ जाऊंगा। उसके बाद वह चढ़ती थकान के साथ फिर से कंबल में घुस गया और अब थोड़ा शांत महसूस कर रहा था। खाली सड़क को देखते हुए मैं बारिश में खड़ा था। ठंडे पानी के बहाव को महसूस कर रहा था। यह मेरी सालों की आदत है कि ठंडा पानी मेरे दिमाग को तेजी से जागृत कर देता है। मैंने जो भी आज शाम देखा था उसकी बारीकी से जांच शुरू की। किराने की दुकान का कर्मचारी, ऐसी 3 गुंडे। मैंने सबको शक की फहरिस्त में डाल दिया। येसी पर जब गुंडों ने लूट मचाई थी उसका बैग उल्टा पड़ा था। जेब में एक पैसा नहीं था और कोई हथियार भी नहीं मिला। 3 गुंडों को निकाल दिया क्योंकि उनके पास जो चाकू था वह वार के हथियार से मेल नहीं खाता था। मैंने आवारा आदमी और डिलीवरी वाले को भी हटाया क्योंकि उनके पास जो चाकू था वो असली नहीं था। जब सब नामुमकिन लोगों को हटा दिया तो मेरी याददाश्त वापस चलने लगी और एक ऐसा नाम पकड़ा जो मैं कभी मुमकिन नहीं समझता था, जियांग यान। जियांग यान इसलिए शक में आ गई क्योंकि उसकी माँ अस्पताल की बजाय वहां छोड़ गई थी और चाकू घटनास्थल पर छूट गया था। लेकिन उसकी माँ की हालत जल्द ही ठीक हो गई थी और आधे घंटे में वह अस्पताल से वापस आने के लिए काफी था। लेकिन अगर रास्ते में उसने चेकू खो दिया और पास की दुकान से फिर से एक फल चेकू खरीद लिया तो फाइल में लिखा भी था कि उसी रात 2 से 3 बजे के बीच ऐसा हुआ था। जन्नों किसी ने बारिश में जाकर एक फल काटने वाला चाकू खरीदा था और उसका लौटने का टाइम बिल्कुल उस वक्त के साथ मैच किया जब मैं और श्रीमान ली उसके घर गए थे। पूरी बात समझते ही जियांग यान पर शक जोरदार बढ़ गया। इस थ्योरी को चेक करना बहुत आसान था। अभी उसके घर जाकर दरवाजा खटखटाना था। अगर वह घर पर था और सच में नई चाकू खरीदी थी तो उसका शक क्लियर हो जाएगा। मैं याद देखकर उसके घर के पास पहुंचा। दिल धड़कने लगा। उसके घर की सारी लाइटें जली थी। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। जियांग यान बिना कमीज के, सिर पर तौलिया टंगा हुआ था। अरे गाओ, ये क्या, इतना देर क्यों घर नहीं आए? ये पंखा जैसा
कपड़ा कहाँ से मिला। मैं अंदर गया और मेरी नजर तुरंत टेबल पर रखे नई फल काटने वाले चाकू पर पड़ी। वो दस्तावेज में लिखा बारिश में रात को चाकू खरीदने वाला रहस्यमयी आदमी सच में वही था। श्रीमान ली ने मुझे ये दिया था, तुम अभी अभी लौटे हो। हाँ यार, अभी अभी माँ के वहाँ कुछ परेशानी हो गई थी। मैं इतना बेचैन था कि तुमसे छाता लेना ही भूल गया। इतनी रात को घर क्यों नहीं जा रही? कुछ खास नहीं, बस बारिश में घूमना पसंद है। पहले तो तुम जल्दी भागे थे, चाकू गिर गया था और फिर से नया क्यों खरीद लिया यार? मैं सोच रहा था कि मेरी जेब में से गड़ा कहाँ गया। पता चला कि वो लेकर ली लॉस ने फेंक दिया। कूड़ेदान में डाल देते हैं, बस छोड़ो। वैसे भी वो चाकू लकड़ी काटते वक्त थोड़ा धंसा हुआ हो गया है। चलो रास्ते में है तो ठीक करवा लेंगे। नहीं, अभी अभी एक छुरी खरीदी है। वो हंसता रहा बेफिक्र, लेकिन मेरे दिल में अंधेरा छा गया। उसका घर लौटने का टाइम बिल्कुल उसी वक्त था जब हादसा हुआ और सच में उसने वही छुरी खरीदी है, इसलिए शक से इनकार ही नहीं किया जा सकता। मैंने सोच समझ के अंदाजा लगाया और सीधे ही झांग यान से सवाल करने का फैसला किया। हम लोग अब क्या समझें यार, ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब तो बढ़िया भाई लोग हैं। क्या कुछ परेशान हुआ क्या तुझे? दोस्त से सीधा कह देना। उसकी बड़ी चोरी छिपे वाली शक्ल देखकर, उसकी आंखों में सीधे देखकर कहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि किसी दिन तुम्हें किसी गलती की वजह से जेल में जाना पड़े। बहुत सोच समझ के काम करना। आंटी तुम्हारे बिना कैसे चल पाएगा? गैर कानूनी चीजें मत करना। जहाँ येन चौंक गई। उसने मेरी बात पूरी तरह गलत समझ ली। सोचा कि मुझे पता चल गया है कि वह स्कूल में नकली सिगरेट बेचने वाली है। वो न तो गुस्सा हुई, बल्कि मैं बरसात में आकर उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। इस बात से वह बहुत छू गई। फिक्र मत करो, किसी और को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या तुम्हें नहीं पता मेरा काम करने का तरीका? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं अपना मकसद पूरा कर उठ खड़ा हुआ और विदा ले ली। मुझे नहीं पता था कि ये पूरी गलतफहमी उसे नकली सिगरेट बेचने के विचार से पूरी तरह दूर कर देगी। जब मैं पलटकर बारिश में घुसने वाला था, तब उसने पीछे से अपने छोटे भाई की छाती पर थपथ पाया और चुपचाप मन ही मन कसम खाई कि मैं उसका जिंदगी भर का सच्चा भाई हूँ। मैं दिल में कुछ उलझन लिए झांग येन को अलविदा कहा। वो ली लॉसर की छतरी लिए चुपके से उसके घर के सामने पहुंची, छतरी वहीं रख दी। घर के अंदर से कुछ ऐसी आवाजें आ रही थी कि सुनकर चेहरे पर शर्म झलक गई और दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं बिना कोई आवाज किए भारी बारिश में भीगे हुए घर लौट आया। मेरा मन धीरे धीरे शांत होने लगा। अगर सच में झांग येन दोषी है, तो कम से कम अभी वह उस स्थिति में है जहां सही मार्गदर्शन से उस बुरे विचार को खत्म किया जा सकता है। आज रात मैं कई लोगों से मिला और फिलहाल उसके अलावा किसी पर ज्यादा शक नहीं। घर लौटकर आधी रात के बाद दरवाजा खोलते ही जो पहले कंबल के नीचे सोने न सोने की हालत में था, बई वाई ने जोर से अपनी आंखें खोली। उसने मुझे लौटता देख खुश होकर तेजी से मेरे पास दौड़ा, लेकिन जब पास आया तो एहसास हुआ कि मैं पूरी तरह भीगा हुआ हूँ, जैसे कोई गीली बिल्ली हो। तुम तो नाश्ते के लिए कुछ खरीदो, फिर खुद को पूरी तरह क्यों गीला कर लेते हो? बारिश इतनी तेज थी कि सब खराब हो गया। अब रात के नाश्ते भी उड़ गए। अब खाने को कुछ नहीं बचा। तुम जल्दी से गर्म पानी से नहाओ, नहीं तो सर्दी हो जाएगी। उसे देखो, पूरा चेहरा चिंता से भरा है। मैं हंसा और कहा, गेस्ट रूम में तो बस एक सख्त बिस्तर है, कुछ भी सेट नहीं किया। आज रात या तो थोड़ा समझो और सोफा पर सो जाओ। मेरे साथ थोड़ा। मैं सोफा पर जाता हूँ, मजाक कर रहा हूँ। तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं सोफा पर सो जाऊंगा। पहले मैं नहा आता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि अभी अभी उतारी गई फ्लोर पूरी पानी पानी हो जाए, तो सीधे लिविंग रूम में आकर भीगे हुए कपड़े उतार दिए। कपड़ों के रगड़ने की आवाज सुनकर बाई वई अपने आप ही नजरें ऊपर उठाए। उसकी तनी हुई मांसपेशियों की रेखाएं देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा उसका चेहरा गर्म हो रहा है, गला सूखे कपड़े की तरह बंद सा था। कोई आवाज नहीं निकल पा रही थी। मैंने कहा, पहले नहाऊंगी, नहाने के बाद तुझे बुलाऊंगी कि बेडरूम में सो जाओ। मैंने उसकी अजीब सी स्थिति पर ध्यान नहीं दिया और भीगे कपड़े लेकर बाथरूम की ओर चल पड़ी। पवई ने मशीन की तरह सिर हिलाया। जब तक बाथरूम से तेज पानी की आवाज आ रही थी, तब तक वे ऐसा गिर पड़ा जैसे उसकी हड्डियां निकल गई हों। वो अपने हाथ की कलाई से अपनी सुलगती हुई गाल दबाए बैठा रहा। कितना समय बीता पता नहीं। मैं टॉवल में लिपटी बाथरूम से बाहर आई और उसे बेडरूम जाने को कहा, लेकिन देखा वह सोफे पर एक बिल्ली की तरह कंबल को गले लगाए हुए था। गहरी नींद में था और उसके सांस लेने की हल्की पर शांतिपूर्ण आवाज सुनाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे उसके पास गई, झुकी और उसके सोते हुए चेहरे को देखा। उसकी समान रूप से सांस लेने की हालत देखकर मुझे अब भी ऐसा लगा कि मैं सपना देख रही हूँ। जब मैं उसके चेहरे से बाल हटाने लगी, तो मेरे हाथ की अभी भी गीली बूंदें उसके थोड़ा खुले होठों पर गिर गईं। उसने अनजाने में अपना जीभ चटिका ली और मैं हैरान होकर तेजी से अपनी उंगलियों को कसकर पकड़ा। तभी बाहर तेज गरज की आवाज आई। बावी अचानक से करवट लेकर आधा कंबल नीचे गिरा दिया। मैं अधीर होकर उसका पैर पकड़ने लगा और उसकी नरम टखने को छूते ही मैंने महसूस किया कि उसकी पहले जैसी स्थिर सांसें गड़बड़ा गई हैं। उसकी पलकों की झपकी तेज हो गई। शरीर का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। वह जाग गई थी, पर उसकी आंखें बंद थी। मैंने यह न देखकर कि वह जागी है, कंबल को उसके चारों ओर और कसकर बांध दिया और धीरे धीरे उसे पकड़कर बेडरूम की ओर चल पड़ा। मेरे बाहों में बच्ची और अधिक बेचैन हो रही थी। मैंने उसे बेड पर आराम से लेटा दिया, कंबल निकाला और अपनी रजाई उसके ऊपर डाल दी। फिर मैंने झुककर उसके कान के पास गर्म सांस दी।
जिससे वह खुद ब खुद गर्दन वापस मोड़ने लगी। मैं मुस्कुराया और कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होने के साथ ही बाई वही अंधेरे में अपनी आंखें खोल ली। असल में लिविंग रूम से बेडरूम तक की ये कुछ कदम मेरा दिमाग पहले से ही पूरी तरह खाली था। मैं इतना तनाव में था कि उम्मीद नहीं थी कि मुझे एक प्यारी शुभ रात्रि मिलेगी। उसने अपने छोटे हाथों से रजाई का किनारा अपनी नाक के पास खींचा। रजाई से हल्की सी शॉवर जेल की खुशबू आ रही थी। यह रजाई पहली बार ऐसा था कि मैं सिकोड़े नहीं बल्कि पूरी तरह फैलाकर उसे संभाले सोया। अगली सुबह पूरी रात की भारी बारिश आखिरकार थम गई। बाई वही ने अच्छी नींद ली और जल्दी उठकर कल के सूखे कपड़े पहन लिए। घर के कामों की चुप्पी में जो उसका वादा था उसका वह ईमानदारी से पालन कर रही थी। उसने बेडरूम को साफ सुथरा कर दिया, लेकिन जब वह धीरे धीरे कमरे से निकली तो अचानक वहीं ठिठक गई। मैं कल रात थकान से भरा था, निचले हिस्से में टॉवल और ऊपर कंबल ओढ़े हुए सोफे पर बेसुध सो गया था। मैं उसके पीछे खड़ा था, पर जो टॉवल मुझे घेरना चाहिए था वह किसी अजीब वजह से जमीन पर पूरी तरह गिर चुका था। बावे का चेहरा तुरंत ही लाल हो गया। ध्यान हटाने के लिए वह फ्रिज से चीजें निकालकर सैंडविच और गर्म दूध बनाने लगी, पर दिमाग में वो लाजवाब शर्म इंड्यूसिंग दृश्य बार बार चमक रहा था। जैसे ही बाई वही ने नाश्ता टेबल पर रखा, मैं भी सोफे पर जाग उठा। आधा जागता मैंने खुद ब खुद हाथ बढ़ाकर बिस्तर के पास पिस्टल खोजी, लेकिन ठंडी मेज की सतह छुड़ी। मैं अचानक बायां हाथ सहारा लेकर उठ बैठा। यादों में चोरों को पकड़ते हुए मेरे बाएं कंधे का पुराना जख्म दर्द करता था, लेकिन इस बार एक भी तकलीफ नहीं हुई। मैं अपनी ठोड़ी दबाते हुए बाथरूम की ओर देखा। टॉवल के नीचे की त्वचा और मेरी यादों के बीच में एक बड़ा फर्क था। जिस पुराने दाग धब्बे और घाव के निशान थे वे सब गायब हो चुके थे और उनकी जगह एक नया साफ सुथरा जवान शरीर था। मैं पूरी तरह होश में था। मैं सचमुच 10 साल पीछे लौट आया था। मैं अचानक बेडरूम के खुले दरवाजे की ओर मुड़ा। दिल की धड़कन थम सी गई। जब तक मैं रसोई में उसकी व्यस्त पीठ देखता रहा, मैं भारी सांस लेकर वापस सोफे पर गिर पड़ा। अच्छे से राहत मिली। ये सपना नहीं था, वह सचमुच फिर से जीवित थी। उस भयंकर बारिश वाले दिन के बाद पिछले जीवन में एक पुलिस कप्तान के रूप में मैं अनंत अपराध बोध और थकावट के बोझ के साथ जिया था और कभी भी युवा जीवन के एक पल का आनंद नहीं ले पाया था। वर्तमान में वह अब भी जिंदा थी और मेरी जवानी फिर से आ गई थी। इस बार मैं ठाना था कि मैं इस जिंदगी को पूरी तरह से ठीक से जीऊंगा। गू नानचेंग, उठो ना, खाना तैयार है। मैं नाश्ता बना चुकी हूँ, पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। बाई वही चुपके से डाइनिंग रूम से सिर निकालकर प्यार से बोली। मैं उठ बैठा और उसकी तरफ देखने लगा। हवा में घुली हुई मक्का और दूध की खुशबू आ रही थी। मैं तुरंत खाने की मेज के पास गया। वहां बाई वही चुपचाप मेरे आने का इंतजार कर रही थी। अगली बार तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, पहले तुम खा लो। कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारे खाने खत्म होने का इंतजार करना है, फिर साथ में बर्तन धोना देखते हैं स्वाद तुम्हें ठीक लग रहा है या नहीं। अगर सुधार कर लूं तो अगली बार हुनर सीख के स्कूल के पीछे की गली में दुकान खोल लूंगा। जब मैं कैशियर था और तुम खाना बनाती थी तो मैं अकेले अच्छे से सब संभाल लेता था, पर अब तुम्हारे साथ रहने के बाद तो डर है कि मैं बस एक आलसी सुअर बन जाऊंगा। भगवान की कसम, मैं दोनों हाथों से अपना चेहरा पकड़कर हंस रहा हूँ। मेरा खुशबू और भी खिल उठा है। गर्मा गर्म सैंडविच में तड़ा तड़का हुआ अंडा और पिघूद हुआ पनीर जीभ पर ऐसे घुल गया जैसे कुछ कमाल का स्वाद हो। मैंने एक पेपर नैपकिन निकाली और जैसे ही उसका नाक पर लगा तेल साफ किया तो उसकी कानों के पीछे हल्की लालिमा छा गई। शर्म से वह अपना सिर झुकाकर दुग्ध से भरे गिलास को हिला रहा था। नाश्ता खत्म करते ही मैं बर्तन साफ करने वाला था कि अचानक उसका हाथ मेरा हाथ छू गया। वो हाथ मुलायम था पर थोड़ा ठंडा सा। वह बेहतर जानता था कि घर के सारे काम वो ही कर ले। बेहद फुर्ती से उसने रसोई को बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया। जैसे ही वह रसोई से बाहर निकला, चारों ओर निहारने लगा, तैयार था शायद। तुम्हारा मूड इन 2 दिनों में ठीक नहीं लग रहा, इसलिए तुम्हें काम करने की मनाही है। मैं यहाँ मालिक हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। आराम से रहो वरना तुम्हें घर से निकाल भी सकता हूँ। बाई वही मेरी बात से डर गई और शर्माते हुए हाँ में सिर हिला दिया। थोड़ी देर में मेरे साथ बाहर चलना, तुम्हारे लिए कुछ नई कपड़े खरीदूंगा। मैं घर जाकर कपड़े बदलने के लिए गया, लेकिन उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि वो मना कर रहा था और असहज महसूस कर रहा था। नहीं यार, नए लेने की जरूरत नहीं, पैसे भी नहीं है मेरे पास। पहले जो लिया है ब्याज समेत ही चुकाना पड़ेगा। अगर मैं बॉस की तरह पूरी मेहनत करूं और तब भी काम पूरा ना हो तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। बात वैसे भी वैसी है। मेरी बातों में मनाने की कोशिश का मतलब समझते हुए उसके दिल में एक हल्का सा गर्माहट का एहसास हुआ। आखिरकार उसने शांति से मुस्कुराते हुए धीरे से मान लिया। तुम आमतौर पर कहाँ कपड़े खरीदती हो? स्कूल शुरू होने के लिए जब भी मोड़ के पास वाली उस सेकंड हैंड कपड़ों की दुकान पर जाता हूँ तो 50 रुपए में पूरी सेट मिल जाती है, लेकिन मैं सच में अच्छे से सैनिटाइज करता हूँ। हर बार कपड़े साबुन के पानी में 3 बार उबालता हूँ और फिर धूप में अच्छे से सुखाता हूँ। उसकी टूटती फूटती आवाज में एक झिझक थी, मानो वो डर रही हो कि मैं उसे इसलिए नतापसंद कर लूं। मुझे अचानक एक जगह याद आई जहां के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। अचानक मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। बाई वई ने हल्की सी पलट कर मेरी तरफ देखा और अपने माथे का आधा हिस्सा धीरे से मेरी कंधे की हड्डी से टकरा लिया। उसने कोई विरोध नहीं किया,
बस मुझे हाथ पकड़ने दिया और हम एक मोड़ पर खड़ी एक कांच की दुकान के सामने रुक गए। दर्जी की दुकान का लकड़ी का दरवाजा आधा खुला था। घंटी की आवाज और पुराने रिकॉर्ड का सुकून भरा संगीत एक साथ सुनाई दे रहे थे। बाई वही उस कांच की दुकान में रखे महंगे कपड़ों को देख रही थी। यहाँ की चीजें तो बहुत महंगी लग रही हैं, लेकिन दुकान वाली मेरी माँ की पुरानी दोस्त है, जो खासकर छात्रों के लिए सस्ता सामान बेचती हैं। बेझिझक अंदर आओ। मैंने दरवाजा खोला तो दुकान में गर्म कपड़े की खुशबू फैली हुई थी। काउंटर के पीछे खड़ा शू ई ने सिर उठाया। उसकी नजर उन दोनों के हाथों पर पड़ी जो एक दूसरे को थामे हुए थे, और उसकी आंखों के किनारे की मुस्कुराहट उभर आई। कितनी प्यारी लगे वो चमकदार लड़की के लिए मुश्किल होती है कि वो गर्लफ्रेंड लेकर कपड़े चुनने आए, लेकिन मैं उस समय पूरी तरह शर्मिंदा हो गया था। उसकी घबराहट महसूस करके मैंने उसका हाथ धीरे से छोड़ा। मैंने शुई से कहा कि वो उसकी मदद करे और कुछ मौसम बदलने वाले कपड़े दिखाए। अंदर पहनने वाले कपड़े भी कुछ सेट चाहिए थे, तो छन में एक क्लास वाले लेने थे। शी मुस्कुराते हुए बाई वेई को ले गया और सही पर्दे के पीछे की तरफ घूम गया, पर पर्दा सिर्फ गले तक ही छुपा पा रहा था। बाई वेई को लगता था जैसे वो मेरी नजरों के सामने खुली किताब हो। शर्माते हुए वो सीधा रैक के अंदर खिसक गई। मैं खिड़की के पास जाकर बैठ गया और बेसुध होकर कैटलॉग देख रहा था। पर्दे के पीछे से कुछ कमजोर आवाजें उसकी कानों तक साफ साफ पहुंच रही थी। वो लेस वाली चीज, तुम्हें आसपास की बड़ों की बातें सुनने की जरूरत नहीं है। औरत को खुद को खुश करना चाहिए। अंडरवियर भी अंदर से पहनो, बस अपनी पसंद से। ये सेट तो पूरा साउथ सिटी में उस झक्कास लड़के को पागल कर देगा। अगर तुम्हें वो पसंद है और वो भी तुम्हें देखता है तो यार एक तीर से दो शिकार। बाई वही ये बताना चाहती थी कि बात जुबान पटी पर किसी तरह निकल नहीं पाई। आखिरकार उसका चेहरा लाल हो गया। चुन छांट कर अंततः उसने कुछ अंडरवियर लिया, फिर कुछ और कपड़े लेकर पर्दे के पीछे घुस गई। अंदर से कपड़ों के हल्के हल्के आवाजें आ रही थी। मेरी गर्दन के पीछे हल्की पसीने की चादर थी और दिमाग बार बार उसका पहनावा सोच रहा था। अचानक पर्दा झट से खुल गया। क्या अजीब नहीं लगेगा? बाई वही अपनी स्कर्ट पकड़ के आधा चक्कर लगा रही थी। चेन गुआंग ने उसे आधे से ढक लिया था। पारदर्शी शहद रंग की सूती स्कर्ट की किनारी एक सुंदर लहर की तरह हिल रही थी। मैं अपना रिंग कई बार फिसलाते हुए अचानक उठ खड़ा हुआ और उसके शर्ट की कॉलर को बराबर करने लगा। दूसरी बटन को उल्ट समझ बैठा था। अचानक मेरी उंगली उसके गले के पास लगी, जैसे करंट लग गया हो। मैं झट से हाथ वापस खींचकर पकड़ लिया। टॉप ग्रास वाली सनहेड उसने अपने सिर पर इस तरह लगाया कि उसकी घबराहट छुप जाए। लगता है आप सब काफी खुश हैं। चलो इस पर्दा वाला सेट फिर से आजमाते हैं। आधा पारदर्शी खोलकर सुबह की धूप में झुर्रियां लड़की के नाजुक शरीर की बनावट उभार रही थी। मैं कुछ पल के लिए अपनी नजरें हटा ही नहीं पाया। जरा हटके नजर से देखा तो पता चला उसने कई सारे कपड़े पहने थे जो सब उसकी फिटिंग में एकदम सही थे। जैसे ही उसने और कपड़े पहने मैं तुरंत बोला, ठीक है और मत पहनो, मेरे कार्ड की लिमिट खत्म होने वाली है। पैसे खत्म हो गए तो क्या हुआ? पीछे जाकर तेरी माँ से रिफंड लेने की क्या जरूरत है? बेटे की पत्नी के लिए खर्च करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे खुश होने की खबर सुनकर तो मैं समझ बैठा था कि तुम्हारा रिश्ता पहले ही पक्का हो गया होगा। मैं मुस्कुराते हुए बार बार अपनी जान की दुआ करता रहा। शुक्र ने दोस्ती में मुझसे 1/3 कीमत पर चीज खरीद ली। बिल भरते वक्त उसने अंडरवियर अलग से पैक करके मेरे कान के पास आकर धीरे से कहा, तुम्हारी ये छोटी गर्लफ्रेंड की बॉडी, झूठ मत बोलो, मैंने खुद इसे देख लिया है। और मैं एकदम हैरान रह गया। कान टिकाए हुए अपनी क्रेडिट कार्ड निकाली। नजरें झपकते हुए मैंने देखा कि बाई वे ठीक समय पर खड़ा था और खिड़की के किनारे की लेस को देख रहा था। सुबह की रोशनी में वो बहुत जवां और खूबसूरत लग रही थी। एक धुंधली याद में पिछले जन्म की उस भयंकर बारिश में मरते वक्त की भयानक तस्वीर फिर से मेरे दिमाग में चमकी। मैं जोर से मुट्ठी कस लिया और दिल ही दिल में ठाना कि इस जन्म में जब तक मैं जीवित हूँ मैं इस खूबसूरती को खूबसूरती से पूरी ताकत से बचाऊंगा। कपड़े निपटा दिए, अब बस बेडशीट के सामान बाकी थे। मैं अपने शॉपिंग बैग को लेकर आगे चल पड़ा। बाई वे थोड़ा धीरे चल रहा था और चोरी छिपे मेरी शॉपिंग बैग में रखे पुदीने हरे रंग के सामान को निहार रहा था। फर्नीचर की दुकान चौथे मंजिल पर है, जरा बाद में तुम अपनी पसंद का चुन लेना। आखिरकार तो सब तुम्हारे लिए ही है। इस वक्त हम उस जोड़े जैसे हैं जो शॉपिंग पर निकले हों। वो थोड़ी नर्वस और थोड़ी खुश है। बेडशीट्स की दुकान में गर्म पीली रोशनी ने सब कुछ बड़ा नरम और आरामदेह बना दिया था। मैं शॉपिंग कार्ट धकेलते हुए उसके साथ चल रहा था। उसे झुककर सामान चुनते देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे नवविवाहित जोड़ा नया घर बसाने में लगे हों। ये ज्यादा महंगा तो नहीं होगा, जो पसंद हो पहले आराम से ट्राई करो। मैंने एक रेशमी रजाई अपनी गोद में लेकर उससे थमा दी। वह मुस्कुराई, कुछ कहा नहीं। जब मैं भराव के बारे में जांच कर रहा था तो उसने धीरे से वो महंगी रेशमी रजाई वापस शेल्फ पर रख दी और उसकी जगह सस्ती हल्की हरे रंग की वॉशेबल रजाई उठा ली। ये हाथ का एहसास बढ़िया है, पर क्या बात है, क्वालिटी इतनी खराब क्यों है? अब समझ आया, वो असली नहीं है। गचैन उठकर उससे हल्के से माथे पर थपकी दी। अच्छी बेडशीट से नींद की क्वालिटी बढ़ जाती है, और अब तुम गेस्ट रूम में नहीं रहोगी तो साफ सुथरा रखने के बाद गेस्ट्स को भी दे सकते हैं। महंगा खरीदना कोई बात नहीं। ये बात सुनकर वो थोड़ी हैरान सी रह गई, क्योंकि गेस्ट रूम में नहीं रहना का मतलब उसने कुछ और ही समझ लिया था। वो थोड़ी देर सोच में डूबी रही, फिर कहा, चलो इस गद्दे की सपोर्ट फील करके देखते हैं। उससे जवाब मिलने से पहले ही मैं उसे झट से नरम रेशमी कंबल के अंदर खींच लिया और साथ ही मेमोरी फोम तकिया उसके सिर के नीचे रख दिया। मैं अपने हाथ की हथेली से उसके कमीज के ऊपर से धीरे से कमर पर फेरा। अभी नरम चादर के अंदर उस गाल थोड़ा लाल हो गया था और मुझे लगा जैसे आसपास की हवा भी मीठे शहद जैसी खुशबू से भर गई हो। सब
सब सामान खरीदने के बाद उसने धीरे से अपनी शॉपिंग कार्ट में पड़ी हल्की रंग की चादर को देखते हुए फुसफुसाया, धन्यवाद धन्यवाद तुम गुनानचेन। में अचानक रुक गई तो वो अनजाने में मेरी पीठ से टकरा गया। अब से धन्यवाद बोलने की जरूरत नहीं है, काम बोलता है शब्दों से ज्यादा असरदार होते हैं। मुझसे बदला लेने से पहले तुम किसी भी हालत में किसी परेशानी में नहीं पड़ना। वे चाहे थोड़ा हैरान रहा लेकिन फिर भी अच्छा व्यवहार किया। मैंने सिर हिलाया और कहा चलो घर चलते हैं। बिल चुका दिया, पता दिया ताकि दुकान वाले सामान पहुंचा दें। मैं कपड़े पकड़कर उसे घर ले गया। रास्ते में गली के कोने पर गंध फैली थी, वो शहद जैसी खुशबू वाली मिठाई की। मैंने एक गर्मागर्म चावल की केक खरीदी, ठंडी करके उसने अपने मुंह में डाली। उसने एक काट लिया, चीनी और खुशबू वाले फूल उसके होठों पर चिपक गए। मैंने अंगूठे से उनके होठों से साफ किया। स्वाद कैसा है? बहुत मीठा और खुशबूदार है। अगली बार तुम्हें लेकर चलेगा खाओ पियो वाली गली में, वहां बहुत कुछ मजेदार मिलेगा। सुनो ध्यान से। मेरी खामोशी में वो जैसे मदहोश मेरी पीठ को देख रही थी। मुझे नहीं पता था कि उसके दिल में हम बचपन में पार्क में किया गया वो वादा अभी तक ताजा है। जब मैं टूथब्रश वॉश ब्रश लेकर घर लौटा तो बिस्तर का सेट पहले ही आ चुका था। मैं मेहमान कक्ष की जमीन पर घुटने के बल बैठा था, चादर डाल रहा था। बाई वही नई तकिया लेकर एक तरफ खड़ी थी। उसने कहा मुझे आने दो, मैं कर लेती हूँ। डर लग रहा कहीं तुम खुद को चादर में फंसा न लो। मैंने नई चांद जैसे सफेद चादर को फैलाया, फिर मुड़ी और उसे बिना गलती के उसके सिर पर ढक दिया। अब पूरा बिस्तर पूरा कमरा तुम्हारा है। तुम तब तक निकलते रहो जब तक तुम बोर न हो जाओ। ये सीधी बात अचानक उसके दिल के सबसे अंदर तक जाकर लगी। तभी मैं अचानक रुक गया और मैंने हवा में एक हल्की खट्टी सी खुशबू महसूस की। देखा उसकी कंधे अनजाने में कांप रहे थे। वो रो रही थी। शायद ये उसके लिए पहली बार था जब उसने घर होने का एहसास किया। माहौल को हल्का करने के लिए मैंने जानबूझकर मजाक उड़ाया, तुम बता पहले, मुझे मत रुलाओ, लेकिन किराया तो वैसे ही देना पड़ेगा, रहो तो रहो, पर तुम्हें अच्छे से सोचना होगा कि ये कर्ज कैसे चुकाओगी। ये सुनकर बाई वही ने अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछे और मुड़ गई। वो मुड़ी, उसकी आंखें थोड़ी लाल थी लेकिन उसके चेहरे पर एक बेहद चमकदार खुशनुमा मुस्कान खिल उठी। मैं अभी अभी बाई वही की सारी चीजें ठीक कर चुका था। सोफे पर लेटकर थोड़ा आराम करने ही वाला था कि अचानक दरवाजे की घंटी जोर से बजी। बाई वही डर के मारे एक कदम पीछे हट गई। पिछली जिंदगी की उस भयानक घटना को झेल चुके मैंने अपनी नसें पूरी तरह तनी हुई थी। मैं बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकता था। डर था कि दरवाजे के बाहर वही खतरनाक कातिल तो नहीं छुपा है। मैं तुरंत कूद पड़ा और उसे पीछे छिपा लिया। मैं ही दरवाजा खोलता हूँ, मैंने कहा। मेरी इस जोरदार सुरक्षा भावना को देखकर बाई वही थोड़ी हैरान जरूर हुई लेकिन उसकी आंखों में एक मीठी चमक भी आई। मैं पूरी सतर्कता से कैट आई के पास जाकर देखा तो दरवाजे के बाहर खड़ी थी जियांग यान, जो अब मेरी सबसे बड़ी शकी हो चुकी थी। पिछली जिंदगी में आज के दिन जियांग यान मेरे घर नहीं आई थी। लगता है टाइमलाइन बदल गई है। इस अचानक आने से मेरी सतर्कता हद से ऊपर पहुंच गई। दिल की धड़कन को दबाते हुए मैंने दरवाजा खोला। जियांग यान, तुम यहाँ कैसे आ गई? कुछ हुआ नहीं तो तुम्हारे पास आ नहीं सकता क्या? कल रात तो इतनी तेज हवा और बारिश थी, तुम ऐसे भीग गए। मुझे डर गया कि तुम्हें सर्दी लग जाएगी, इसलिए मैंने माँ से कहा कि वो मुझे सर्दी दूर करने वाला सूप बनाना सिखाए और मैं तुम्हें देने आया। देख रहा हूँ ये सूप तुम्हारे हाथ में है। हाथ में पकड़ी हुई थर्मस देखते ही मुझे समझ आया कि जो मैंने कल रात बारिश में जाकर उसे समझाने की कोशिश की थी, उससे उसे सच में छू लिया है और इसी वजह से ये तितली प्रभाव शुरू हो गया। सामने खड़ा ये लड़का जो अपने दोस्तों के बीच बड़ा स्टाइलिश लग रहा था, उसे देखकर मैं एक पल के लिए बिल्कुल सन्न रह गई कि अब क्या करूं। सच कहूं तो मेरा सिर थोड़ा भारी भारी लग रहा था। तभी मैं जल्दी से 2 कटोरे गर्म सूप पीने लगी। जैसे ही मैं दरवाजे की ओर बढ़ी, मेरी नजर उस पर पड़ी जो मैं अपने पीछे बचा रही थी, यानी बाई वई। उसने ठहर कर देखा और उसकी आंखें हमारे ऊपर बार बार घूमने लगी। बाई वई, तुम उसे जानती हो? समझ गया समझ गया। भाभी आप तो बिल्कुल ठीक लग रही हैं। लगता है आज मेरा आना सही टाइम पर नहीं हुआ। ये गर्मागर्म गुड़ वाली अदरक खजूर की खीर पी लो भाभी, पीने से बहुत फायदा होगा। मैं अभी अपनी माँ का ख्याल रखने अस्पताल जाना है, इसलिए आज वहीं नहीं रुक पाऊंगा। झुआंग यान जल्दी जल्दी मुड़कर भाग गई। उसकी उस खुली और सादगी भरी छवि को देखकर मेरा दिल, अंदर से मेरे दिल में तरह तरह के एहसास उमड़ घुमड़ रहे थे। मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रहा था कि ऐसा एक बेहद भावुक और वफादार इंसान वो क्रूर हत्यारा हो सकता है। मैं तो बस ये चाह रहा था कि जल्दी से कोई दूसरा असली शकी मिल जाए ताकि वो शक जो मैंने उसके दिल में रखा है साफ हो जाए। बाई वेई ने उस दिशा में देखा जहां जियांग यान जा रही थी। सब कहते थे कि वो स्कूल की सबसे बेईमान और बदमाश लड़की है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों लग रहा था कि कहीं से भी वैसा नहीं लग रहा। लोगों को उनकी शक्ल सूरत से मत आंको, इसके भी पीछे एक कहानी है। बहुत सी बातें वैसे नहीं होती जैसी पहली नजर में दिखती हैं। मैंने थर्मस खोलते ही ताजी समुद्री शायवाल की खुशबू महसूस की। मैंने 2 कटोरे निकाले और एक कटोरा बाहे को दे दिया। ताजा ताजा पी लेना, कल रात तुम ठीक से नहीं सोए थे और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा रंग रूप भी ठीक नहीं है। थोड़ा ज्यादा पीकर अपनी सेहत सुधारो। तेज और मीठे स्वाद वाली सूप एक बार गले के नीचे उतरते ही एक गर्माहट फौरन पूरे शरीर में फैल गई। मैं हमेशा दूसरों से सुनता था कि वो बुरा इंसान है, पर सोचा भी नहीं था कि वो कितना अच्छा निकलेगा। सब तो बस जिंदगी की मजबूरी है। वो वैसे भी इतनी बुरी हालत में नहीं थी कि उसकी जिंदगी ऐसे बदल जाती जैसे कोई जादू हो गया हो। रंग अचानक फीका पड़ गया। साफ पता चल रहा था कि ये सिंपल कुछ शब्द भी उसकी जिंदगी की इसी तरह की दर्दनाक
खतरनाक कहानी को सीधे छू गए थे। बाई वेई के परिवार के बारे में मुझे केवल एक अंदाजा था। अपनी पिछली जिंदगी में उसके केस की जांच करते हुए मैं उसके माता पिता से मिला था, लेकिन ज्यादा कुछ पता नहीं चला। उसके माता पिता अलग हो चुके थे और दोनों ने फिर से शादी की थी। वो हमेशा अपनी माँ के साथ रहती थी। इससे मैं पक्का समझ गया था कि उस बारिश वाले रात को बाई वेई ने जब रास्ता खो दिया था और मुझसे शिकायत करने आई थी, तो ये सब उसके परिवार की स्थिति से जुड़ा हुआ था। पिछली जिंदगी में मैंने पड़ोसियों से सुना था कि उस रात बाई वेई बारिश में घर से बाहर भागी थी, क्योंकि उसके और ससुराल वाले माँ के पति के बीच झगड़ा हुआ था, इतना कि उसने उस ससुराल वाले को चोट भी पहुंचाई थी। जब मैंने पूछा तो उन्होंने पूरी तरह से इनकार कर दिया। उन्होंने कि ससुराल वाले ने फिसल कर माँ के हाथ में पकड़े हुए सेब काटने के चाकू से खुद को चोट पहुंचाई थी। उन्होंने ये भी कहा कि झगड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि बाई वेई के फोन में लड़कों की फोटो देखकर ससुराल वाले ने उससे कुछ कहा था। बाई वेई के घर छोड़कर जाने के थोड़ी देर बाद वे अस्पताल गए थे और सीसीटीवी में उनका अस्पताल जाने का वक्त भी दर्ज था, जिससे उन्हें आरोप से बरी कर दिया गया था। लेकिन जब बाई वेई की मौत की खबर आई तो ससुराल वाले ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि माँ वहीं पर बेहोश हो गई और बाद में पूरी तरह पागल हो गई। मुझे और ज्यादा दुख तब हुआ जब पता चला कि बाई वेई माँ के घर से निकलकर अपने पिता के घर भी गई थी, मगर ज्यादा देर नहीं रुकी। सीसीटीवी में उसे सिर नीचे किए हुए पहले से भी ज्यादा उदास देखा गया। उस बारिश वाली रात उसे उसके दोनों परिवारों ने नकारा और आखिर में वो मेरे घर पहुंची। मैं सोच भी नहीं सकता कि जब उसने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया होगा तो उसने कितना दर्द महसूस किया होगा। हर बार जब मैंने उसकी बातों को याद किया तो मेरे दिल में पछतावा लहरों की तरह उमड़ता रहा। शुक्र है भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है। अब मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं गर्म दूध लेकर सोफे की तरफ बढ़ा। बाई वेई को कोने में किताब पढ़ते हुए देखा। हल्की गर्म रोशनी उसके कुंबले हुए चेहरे के नक्शे को उभार रही थी। मेरी नजर उसकी बाईं कलाई पर पड़े अर्धचंद्राकार हल्के गुलाबी निशान पर पड़ी, जो वो अनजाने में रगड़ रहा था। मैंने शहद डाला और कांच का गिलास उसकी हथेली में रखा। जब वह खून गिराने ही वाला था तो उसे मेरी इज्जत याद आई। वो फिर से फूल निकल गया। दूध की खुशबू के बीच मैंने देखा कि वो मेरी तरफ, जो मैंने बेतरतीब तरीके से किताबों की अलमारी में रखा था, उसे देख रहा था। क्या सोच रहा होगा? हाँ, जब मैं सीख जाऊंगा तो तेरी मदद करूंगा। वह खिलखिलाया। दोनों बात करते करते अचानक खिड़की के बाहर तभी तेज और चुभन भरी गाड़ी की अचानक ब्रेक लगाने की आवाज आई। बाई वेरा जैसे ठिठक गए और दूध लगभग गिर ही गया। मैंने जल्दी से उनका कांपता हाथ थामा। बाहर कोई हलचल नहीं थी। ये देखकर उनके पास वापस बैठ गई और धीरे से उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो। तुम अभी मेरे ऊपर कुछ उधार हो, वो तो तुम्हें चुकाना ही होगा। जो भी पहले आया तुम्हें लेकर नहीं जा सका। अभी अभी डर गए थे। बाई वेई ने ये सुनकर दिल में हलचल महसूस की। कूदना और ज्यादा जोरदार हो गया। जब तक हम ये नहीं समझ लेते कि हम दोनों कितने मेल खाते, मैं डरता हूं कि तुम मुझसे ये खर्चा वसूल नहीं पाओगी। जब बाई वेई ने ये सुना, ये बात सुनते ही उसका छोटा चेहरा झट से लाल हो गया। उसने चुपके से दोनों के नक्षत्र मिलाने भी करवा लिए थे और वो भी बहुत सही निकले। तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन किस सब्जेक्ट में लेना है? मेरा कुछ आइडिया है पर अभी पक्का तय नहीं किया। तुम क्या करोगे? मैं तो बहुत सिंपल हूँ। तुम जो पकड़ोगे मैं वही पकड़ लूंगा। तुम मुझ पर बड़ा कर्जदार हो। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। अगर तू भाग गया तो मेरा सारा पैसा डूब जाएगा। बाई वेई चम्मच पकड़ के धीरे धीरे थोड़ा सा चक्कर लगाते हुए मेरी मुस्कुराती आंखों को देखता रहा। गले में एक मीठी सी खट्टी सी राहत सी उठी। मैंने सोचा, अगर आप कैंपस में मनोविज्ञान पढ़ना चाहते हो तो जिंगदा या क्योतो मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये दो यूनिवर्सिटी सबसे बढ़िया हैं। अरे यार, ऐसा कैसे सोच लिया कि साइकोलॉजी पढ़नी है? मेरे दिमाग में अचानक उसकी माँ के पागल हो जाने की घटना जा घुसी। क्या उसकी माँ को असल में कोई मानसिक बीमारी थी? मैंने तो मुंह खोलकर कुछ कहा भी नहीं। आखिरकार कोई एक्सप्लेन नहीं किया। ये कोर्स तो बढ़िया है, साथ ही अपनी मानसिक सहनशीलता भी मजबूत कर लूंगा। मैं पूरी ताकत से मेहनत करूंगा तो मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करता हूँ। वो मुझसे हैरानी से देख रही थी। अभी की जो नंबर हैं वो क्लास में औसत से थोड़े ऊपर हैं, लेकिन फिर भी वो टॉप में आती है तो उसे कमतर क्यों समझा जा रहा है? मैं हूं माँ, जब भी तुम झूठ बोलते हो तो सामने वाले की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं होती। बोलते बोलते रुक भी जाते हो, पता है। ये बात उसके कानों में इस तरह गूंजती है जैसे मैं हमेशा चुपके से उसे दूध से बढ़ गई। दिल में मिठास तुरंत ही दूध से बढ़ गई। खुद को साबित करने के लिए मैंने 5 साल की 3 साल के मॉक टेस्ट लगातार कई पन्ने जल्दी और सही तरीके से पूरे किए। असल में ये सब मैंने पीपुल्स पब्लिक सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने और असली आरोपी को पकड़ने के लिए किया था। मैं लगभग पागल की तरह इन सवालों को पढ़ता रहा जो अब मेरी रूह में बस गए हैं। मेरी छुपी हुई टैलेंट को देखकर बाई वेई की आंखों में श्रद्धा की चमक दिख गई। तो अब मैं तुम्हें फिर से एक और ट्यूशन फीस का कर्जा दे दूंगा। वो भी मैं कैसे चुका पाऊं? अब क्या करूं? फिर जल्दी से मुझसे पैसे लेकर मेरा बेचैन कागज निकाला। मैं कागज और कलम निकाल कर उसे दिया। असल में तो ये एक मजाक था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ कि उसने सच में पकड़ लिया और सिर झुकाकर गंभीरता से लिखने लगा। मैं देखना चाहता था कि वो क्या लिखेगा, लेकिन कागज पर उसने सिर्फ बेचैन कागज और ल्यूवेरन के बीच में एक बड़ा खाली जगह छोड़कर मेरे नाम बाई वेई ही लिखा था। फिर वो हंसते हुए कागज मुझे वापस देने लगा। शर्तें तुम्हें ही भरो, जो कर्ज लेने वाला है वो खुद भर ले। तो क्या मैं मन मार के कुछ भी कर सकता हूँ? इच्छा रखना। तो तुम कौन सी सेवा चाहते हो सरदार जी? वो शरारती मुस्कुराया। मैं अचानक पास जाकर बोला। उसकी कान के पास गर्म सांसों ने उसे खुजलाहट सी महसूस कराई। चलिए, आज के आदेश ऐसे हैं। आज रात 10 बजे उठना बिल्कुल मना है और कल सुबह 7 बजे से पहले मत उठना। नाश्ता मैं बनाऊंगा। वो सुनकर थोड़ा
घबराया, मुझे चौंक कर देखा, दिल खुश हो गया और बड़ी प्यारी मुस्कान के साथ बोला, ठीक हो। जब मैं जमींदार साहब के कड़क आदेश पर बाईवे को आराम से सोने के लिए भेज दिया तो मैंने उसके लिए एक गिलास गर्म दूध डाला और दरवाजा बंद कर दिया। कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं बाहर निकल गया। वो दरवाजे के पास खड़ी रही लेकिन अंत में दरवाजा लॉक करने नहीं गई, वापस कमरे में चली आई। मैंने गहरी सांस ली। पिछली जिंदगी में अपनी दोषा को बांधने के लिए मैं पागलों की तरह काम करता रहा, यहाँ तक कि गुरुजी की दिए हुए आराम के काम को भी मना किया, क्योंकि सोचता था कि आराम से बैठा तो बस वही याद आएगी। अब 10 साल पहले वाली जिंदगी में लौट आया हूँ, वो बच गई है और मुझे भी आजादी मिली है। अपनी मानसिक हालत को संभालते हुए मैं गहरी नींद में डूब गया। सपने में मैं बचपन के पार्क के एक कोने में था, जहाँ एक चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसी छोटी लड़की रो रही थी। इतनी बड़ी कैसे हो गई और अभी भी रो रही है? बेटा, तुम्हारा नाक बहा नहीं क्या? उन्होंने तुम्हें तंग किया? मैं उन्हें मना करूंगी कि वे तुम्हें माफी मांगे मेरी प्यारी। बच्चा जल्दी से उसे पकड़कर बोला, इसका दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। छोटे गुने माँ द्वारा तैयार किया गया साफ रुमाल निकाला और प्यार से उसके आंसू पोंछ दिए। तुम मूर्ख हो, मुझसे क्यों देख रहे हो? वह मासूमियत से पानी में झांक कर देखने लगा, जिससे छोटी लड़की हंस पड़ी। मेरा नाम गुनानचंग है, मैं यहाँ अक्सर आता हूँ। आगे अगर कभी कुछ भी बुरा लगे तो मुझसे मिलने जाना। माँ की आवाज सुनकर छोटा लड़का दूर भाग गया। घंटी बजते ही मैं अचानक आंखें खोल बैठा, मुंह से बड़बड़ाया कि ऐसा सपना अचानक क्यों आया। बचपन का वही समय। इसी समय बाईवे भी उसी पार्क के सपने में खो गई। मेरे पापा मम्मी में से एक जाने वाला था। रुक जाओ, मत रो। मुझे लगा कुछ हुआ है। मेरे पापा मम्मी दोनों ही मुझे छोड़ चुके हैं। मैं तो रोया भी नहीं। श्याओ बाईवे उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह छोटा लड़का ऐसा भी हो सकता है। देखकर वह उसे अपने पास जोर से गले से लगाकर उल्टा दिलासा देने लगी कि पप्पा मामा जा चुके हैं, फिर तू क्या करेगा? दादा दादी के साथ रहना है। बड़े लोग कहते हैं कि उनका काम खत्म होते ही वे वापस आ जाएंगे। सुना है पापा मम्मी के चले जाने के बाद नया परिवार आ जाएगा और मुझे भूल जाएगा। छोटा लड़का फिर से उसके आंसू पोंछता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तो फिर तुम मेरे घर चलो ना, घर काफी बड़ा है। मैंने पापा मम्मी से सुना कि वो एक बेटी चाहते हैं जो हमसे मिलने आ सके, पूरा परिवार। ये मासूम बात सुनकर छोटी बैवे की आंखों से फिर से आंसू झर पड़े। पता चला कि इस दुनिया में भी उसकी अपनी कोई जगह है। लेकिन उसके बाद वह फिर कभी नहीं आई। उसने एक चिट्ठी छोड़ी थी जो भावनाओं से भरी थी और उसे दोनों के अक्सर मिलने वाले जगह पर रखा था। सपने के आखिरी हिस्से में बैवे दूर जाते हुए चेहरे को देख रही थी और पता नहीं कब उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। मैंने गेस्ट रूम का दरवाजा खटखटाया और बैवे को जगाया। नाश्ते की मेज पर मैंने खासतौर पर लाल खजूर, लाल राजमा, चावल और लिली का काढ़ा बनाया था ताकि उसके खून की कमी पूरी हो सके। उसे देखकर जो जैसे एक छोटी बिल्ली की तरह गरम खौलते पोहे से डर रही थी। मैं खो गया था सोच में। ऐसा क्यों देख रही हो मुझे? मैंने अचानक कहा। लगा जैसे तुम किसी, जब मैं बहुत छोटा था तो खेलते खेलते एक छोटी बच्ची आई थी, लेकिन आधे महीने से भी कम समय में वो चली गई। मैंने सोचा तुम दोनों अच्छे दोस्त थे, क्या उसने तुमसे अलविदा नहीं कहा? जब मैंने बाईवाई से यह सवाल पूछा तो मैं अपनी यादों में खो गया। उसने मुंह पर कोई अलविदा नहीं कहा। मैं तभी जान पाया जब एक फटी पुरानी छोटी सी चिट्ठी मिली जो बारिश में भीग गई थी और आधी ही बची थी। मैं बाईवेई को देखकर और भी ज्यादा लगा कि वो बच्ची उस छोटी लड़की जैसी ही थी। फिर मैं उससे पूछने लगा, जब हम छोटे थे क्या तुम पार्क में कभी एक छोटे लड़के से मिले थे? वो है शरारती हंसी देते हुए मुझसे अनुमान लगाने को कहा। उस वक्त बाईवेई का मूड साफ दिख रहा था, खुशी से झूम रही थी। उसे आखिरकार समझ आया कि जब मैंने उसका नाम सुना था और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी तो वजह ये थी कि उसका नाम लिखा हुआ पेपर फाड़ दिया गया था। जब उसने जाना कि मैं असल में उसे याद कर रहा था तो वह असाधारण रूप से बागी होकर सीधे जवाब नहीं दी। मैं सोचता हूँ तुम वो नहीं हो, तुम उससे बहुत ज्यादा सुंदर हो। उसकी ये शर्माती हुई छोटी सी मासूम सी शक्ल देख मैं खुद पर गर्व से मुस्कुराया। नाश्ता करके मैं उसे मोबाइल खरीदने ले जाने की तैयारी करने लगा। आखिरकार मैं 24 घंटे उसे अपने साथ नहीं बांध सकता। इसी बीच मैं यह सोच रहा था कि दूर रह रही मां से पैसे कैसे मांगू। कल रात कपड़े और महंगे बेडशीट खरीदने की वजह से मेरा क्रेडिट कार्ड पूरी तरह खाली हो गया था। मैंने अभी मैसेज किया कि 5,000 उधार चाहिए, लेकिन माँ ने सीधे 50 भेज दिए। माँ का मैसेज देखकर जो पैसे कम पड़ गए लिखा था। मैं हंस पड़ा। लगता है जूही ने माँ को मेरे साथ लड़की की अंदरूनी कपड़े खरीदने की बात भी बता दी है। इतने बड़े पैसों का सहारा मिलते ही मेरे दिल में एक सहारा आ गया। रविवार को फुर्सत में तुम्हें कहीं जाने का मन है? मैं पुरानी शहर वाली जगह जाना चाहता हूँ। पुराने शहर के पार्क में घूमना, वही तो वो जगह जब मैं और वो छोटी लड़की पहली बार मिले थे। उस जगह उसकी अभी की बातों और उसके माता पिता के तलाक के बाद बने परिवार की पृष्ठभूमि को मिलाकर। और जब वो झूठ बोलती है तो लोगों की आंखों में देखने से डरती है और थोड़ी देर रुक जाती है। ये सारी छोटी छोटी बातें उस एक पल में पूरी तरह से फिट हो गई। मेरे दिल में जोर का धड़कन उठा। पिछली जिंदगी में उसकी मौत के बाद मेरी दुनिया अंधेरे में डूब गई थी। मुझे बचपन के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। अब जब सोचता हूँ तो वही वो छोटी लड़की है। वहाँ के पार्क में पतंग उड़ाने के लिए बढ़िया जगह है। चलो हम वहाँ से पतंग खरीदते हैं, पतंग उड़ाते हैं, फिर छोटा बाजार घूमने चलते हैं। ठीक है, मैंने अभी तक पतंग नहीं उड़ाई है। उसे देखकर
जो पतंग उड़ाने की खुशी से बच्ची की तरह खुश है। मुझे उस पर दया आती है। आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी उसके लिए खास अनुभव है। मैंने मन ही मन ठाना है कि चाहे उसके जीवन से कितने भी रंग क्यों न छूट गए हों, मैं उसे जरूर उनकी भरपाई करूंगा। चलो निकलते हैं। पहले तुम्हारे लिए कुछ ले आता हूँ। अगर तुम नया फोन ले रहे हो और फोन साथ नहीं लाए तो अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कैसे ढूंढूंगा। जैसे ही उसने मेहमान की बहाना सुनी, वह हंसते हुए सिर हिलाया और मोबाइल दुकान का कांच का दरवाजा धकेला। दुकानदार ने जोश के साथ धूल से बचाने वाला कवर हटाकर हमें छोटे कपल के लिए गुलाबी रंग का मोबाइल दिखाया। ये सुनकर बाई वही शर्माते हुए हल्के हरे रंग की स्कर्ट का किनारा कसकर पकड़े बैठी। मैंने उस 4.8 युआन वाला गुलाबी मोबाइल की तरफ इशारा किया। देखा कि वह उस कीमत वाले टैग को घूर रहा है। मैं सीधे ही उसके नजरों को रोक दिया। जो देखना नहीं चाहिए वो मत देखो, हमारा तो कर्जदाता ही तय करेगा। दुकानदार ने एक डेमो फोन दिया और हमें सेल्फी लेने का तरीका समझाया। फ्रेम में मेरी साइड प्रोफाइल झलक गई। बाई वही घबराते हुए शटर दबा देती है, लेकिन फोटो में सिर्फ आधा कपड़े का किनारा ही बचता है। इस दूरी से ही सेल्फी अच्छी लगती है, मैंने कहा। मैं उस तरफ झुका और उसका हाथ पकड़ लिया। हथेली की गर्माहट उसकी त्वचा से होकर गुजर रही थी। मैं लगभग उसके गाल के पास था तभी शटर दबाया। स्क्रीन पर तस्वीर आई। उसमें वह हल्का सा सिर उठा रही थी और मेरी साइड प्रोफाइल उसके बालों से लगी थी। पीछे वाली शीशे में हमारी परछाइयां इतनी घुल मिल गई थी कि कोई भी हमें एक चुपके से सेल्फी लिए हुए छोटे कपल समझ सकता था। मोबाइल खरीदने के बाद दुकानदार ने कहा कि वे मुफ्त में कपल के नामों के शुरुआत वाले अक्षर खुदवा देंगे। तो फिर ये GNCM खुदवा दो। बाई वही उन अक्षरों को देख हैरान थी। यह मेरा नाम का पिनइन शॉर्ट फॉर्म है, बाकी के 2 अक्षर का मतलब क्या है। जब वो दुकान से बाहर निकल रही थी तो वो दिमाग में उलझी थी और लगभग दहलीज पर गिर ही जाती। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे मजबूती से अपने गोद में पकड़ लिया। उसकी बालों की खुशबू नाक में बस गई। चलते वक्त रास्ता ध्यान से देख बेवकूफ लड़की, तुम जल्दी बताओ ना, नहीं तो मैं उसे सोचते सोचते खुद को रोक नहीं पाऊंगा। वो मेरे कपड़े खींच रहा था, आंखें मिचमिचा रही हैं। बहुत डरा रही हो तुम मुझे। क्या मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ? मतलब MEM निश्चित रूप से भी किसी और निश्चित आपसे भी किसी और तरीके से समझा जा सकता है। वी अचानक समझ गई, जैसे उसे कुछ और मतलब समझ में आ गया हो। दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका गुलाबी गाल फिर से लाज से लाल हो गया। बाईवी को इस शर्मीले रंग में देखकर मैं चुपचाप मुस्कुरा उठा। वो 2 अक्षर MM उसने जरूर मन मन में अपने आदमी माण माण के बारे में सोच लिया था। मैंने इसे जाहिर न किया क्योंकि उस कमजोर और उम्मीद भरे लड़की के दिल की बात को टटोलना सही नहीं था। ऐसा लगता था कि वो अभी बहुत खास लग रही है। बस धीरे धीरे बस डगमगाती हुई पुरानी इलाके की तरफ चली जा रही थी जहां हमारा बचपन गुजरता था। मैं एक ईयरफोन निकाला और धीरे से उसके कान में डाल दिया। ये गाना सुना है कभी? राजनीति मत बनाओ, रो मत मेरा सबसे प्यारा इंसान। मुझे वो पल बहुत पसंद आया जो मेरे दिमाग में था। अभी बहुत सारे यूजर्स हैं, बाद में कोशिश करें। छोटे कपल्स, क्या हम दोनों के लिए एक एक ये नीली वाली ले लें? ये जोड़ी वाली है, दोनों साथ में रखेंगे तो बढ़िया लगेगा। अब तो और कैसे मौका मिल पाएगा उसका छोटा हाथ छूने का। बॉस की बीवी मेरी बातों पर थोड़ी हैरान रह गई। बाई वही यान ने हल्की हंसी दी और जो झिझक थी वो काफी हद तक दूर हो गई। बाहर की ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी। मैं पाग को लेकर आगे दौड़ रहा था, उड़ाने का तरीका दिखा रहा था। धीरे धीरे तेज दौड़ने लगा। मेरी मदद से तितली वाला पतंग आखिरकार हवा में उड़ गया। बाई वही ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में कभी न देखी चमक झलक रही थी। आज माना चाहोगी, मैंने पतंग की डोरी उसे दी तभी हवा और तेज हो गई। उसने अचानक हाथ आगे बढ़ाया और मैं मौके पर उसके पीछे से उसका गर्माहट भरा हाथ पकड़ लिया। मैं उसकी हथेली पर अपनी उंगलियां फेरता रहा। मैं उसकी खोज की गर्माहट महसूस कर रहा था। गु नानचेंग, मुझे याद है जब हम बच्चे थे तुम हमेशा कहते थे कि बादल कॉटन कैंडी जैसे लगते हैं और तुम जानना चाहते थे कि उनका स्वाद कैसा होता है। अब मुझे कुछ और ज्यादा मिलता जुलता चीज मिल गया है और वो तुम हो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट कॉटन की तरह नरम है, शुगर की तरह नरम और मीठा। जब हम दोनों मीठे पल बिता रहे थे तभी पास में अचानक कुछ दिखा। एक जाना पहचाना शख्स झुका हुआ था। जियांग यान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जियांग यान थोड़ा हक्का बक्का रह गई। कुछ नहीं, उसने हंसते हुए कहा, दोस्त का इंतजार कर रही। मैंने उसकी निगाहों का पीछा किया तो देखा कि वो एक लड़की को घूर रही है जो अपने पिता के बारबेक्यू स्टॉल पर मदद कर रही थी। उस लड़की को देखते ही मैं अचानक अपने पिछले जन्म की जियांग यान की दयनीय कहानी याद करने लगा। पिछले जन्म में जियांग यान और वह लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे। लड़की के पिता की पूर्वाग्रहें और उसकी बेटी के खिलाफ झूठे बयान हटाने के लिए जियांग यान ने अपनी पूरी मेहनत लगाई। उसने अपने बाल कटवा लिए, दर्द सहकर टैटू हटवाए, अपने पुराने दोस्तों से दूरियां बनाई, सिगरेट छोड़ दी और अपनी ड्रेसिंग सेंस को साफ सुथरा कर लिया। लेकिन चाहे उसने कितना भी बदला, लड़की के पिता की नजर में वह हमेशा एक चालाक भेड़िया ही थी जो उसकी बेटी के प्यार से धोखा कर रही थी। लड़की जियांग यान को देखकर दुखी हो गई और नाराज होकर घर छोड़कर जियांग यान के घर आ गई। जियांग यान की मां खुश थी, लेकिन वह बार बार लड़की को समझाती रहती कि वह अपने पिता से ठीक से बात करे। पर लड़की के पिता ने न केवल इसे समझा बल्कि सीधे पुलिस के साथ आकर मोहल्ले वालों के सामने जियांग यान को गाली दी। उसने कहा कि जियांग यान ने उसकी बेटी को जबरदस्ती किया है और वादा किया कि वह उससे बलात्कार का केस करेगा। जियांग यान की मां पहले से ही गंभीर किडनी की बीमारी से पीड़ित थी और इस झटके से उनके दिल पर जोर पड़ा और वह उसी वक्त
वक्त चल बसी। लड़की के पिता का दिमाग ठहर सा गया। वह बस जियांग यान को डराना चाहता था, पर इससे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। जो रिश्ता प्यार का था, एक पल में नफरत और दुश्मनी में बदल गया। जियांग यान की माँ उसकी सबसे बड़ी सहारा थी। उनका जाना उस आदमी के लिए बहुत बड़ा सदमा था। उस दुख और गुस्से में वो लगभग अपना आपा खो बैठा। हालांकि बाद में उसे पछतावा हुआ और वो मान गया, मगर जियांग यान के लिए यह असंभव था कि वह मां की हत्या के आरोपी की बेटी के साथ रहे। आखिरकार दोनों अलग हो गए। जियांग यान ने जल्दी ही स्कूल छोड़ दिया और इस शहर को भी छोड़ दिया। सालों बाद मैं एक केस की जांच करते हुए उसकी अचानक मुलाकात हुई। वह अब एक बेघरों जैसी जिंदगी जी रही थी। बिना ठीक से कपड़े पहने पुल के नीचे सो रही थी। वह पागल हो चुकी थी। मुंह से बार बार एक ही बात कहती रहती थी कि उसे मां की हत्यारा मिला है, उसे बदला लेना है। उस दर्द ने उसका दिमाग जलाकर राख कर दिया था। वह बदला लेने का तरीका भूल चुकी थी और पागलपन में अपनी बाकी जिंदगी गुजार रही थी। उसे ऐसे देखकर मेरा दिल उसी तरह टूट गया जैसे व्हाइट वाई की बदहालत देकर टूटा था। इसलिए भले ही पिछले जन्म में सबूत उसे ही दिखा रहे थे, मुझे पूरा भरोसा था कि वो अपराधी नहीं हो सकता। भगवान ने मुझे मौका दिया है सब कुछ दोबारा ठीक करने का, तो मैं इस दुखद कहानी को दोहराने नहीं दूंगा। मैंने 10 लाख रुपए की पुरानी इनाम की रकम समेत अपराधी की जानकारी जियांग यान को देने का फैसला किया। पुलिस की प्रतिष्ठा के साथ लड़की के पिता की गलतफहमी खत्म होगी। और क्यों भाई, कल स्कूल जाकर बात करते हैं। जियांग यान ने सिर पर हाथ रखा और शक भरी नजरों से देखा। दो लोगों की बात के बीच एक लड़का जो छोटे लड़के को पकड़ कर जा रहा था। जब वो मुझे देखकर रुक गया और फौरन जड़ हो गया। ये सी ऐसे ही अपने छोटे भाई को लेकर बाजार घूमने आए सो। ये सी बिना किसी भाव के सिर हिलाया, जैसे पता ही न हो कि मेरे सामने क्या एक्सप्रेशन दिखाए। भैया कैसे हो? उसका छोटा भाई ये सी तो बहुत प्यारा था, क्योंकि मैं उसके बड़े भाई की मदद कर चुका था, इसलिए वो मुझसे काफी लगाव रखता था। तुम भी ठीक हो ना शायद? मैं मुस्कुराकर ये शी के सिर पर हाथ फेरने लगा, लेकिन बाई वई ने तुरंत पहचान लिया कि ये सी की मेरी तरफ नजरें कुछ अलग ही थी। जब गुन्नान चेन ये शी को टच कर रहा था, सी की आंखों में एक तरह का अनकाबू स्थिति का जुनून और पागलपन झलक रहा था। उसे बेहद जलन हो रही थी कि उसका भाई गुन्नान चेन की इतनी निकटता पा रहा है, मानो वो खुद ही वहां पहुंच जाना चाहता हो। उस भाव ने ये सी को हिला कर रख दिया था। बाई वई उस अजीब से पागलपन भरी नजरों से डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये नफरत है या कोई अजीब सी दयालुता। बाई वई की नजरें पड़ते ही ये सी ने अचानक मुड़कर उसे तेजी से घूरा। बाई वई डरकर उसके सब गुस्से को तेजी से दबा दिया और फिर वही उदासीन बेरंग रूप लिए खड़ा हो गया। मैं भी नहीं समझ पा रहा था कि वो आमतौर पर दिमाग में क्या चलता रहता है। तुम लोग अपनी खरीदारी करते रहो, मैं पेट भर के जा रहा हूँ। ये सी थोड़े घबरा कर सिर हिलाया और थोड़ा आगे झुका। बई वई, तुम सच में अच्छा खा लिए हो क्या? कल स्कूल जाना है, आज रात जल्दी सो जाना, मैं तुम्हारे लिए रात भर जागूंगा नहीं। शाम को ये बात सुनते ही एत्सी की आंखें फैल गईं। वो कुछ पूछना चाहता था, लेकिन आखिरकार चुप रहे। खाना खा लिया? चलो चलते हैं। बिडवेसर शायद थोड़ा डर गया था। येसी मुझे पकड़कर जल्दी जल्दी खाने की गली से बाहर ले गया। जब जमीन हिलने लगी और क्सियू येसी ने अपनी नजर वहां से हटा ली, तो उसने अपने परिवार की ओर एक कम ही देखने वाला प्यार भरा मुस्कान दिया। बाई वई ने बहुत ज्यादा खा लिया था। सोफे पर बैठी पेट सहला रही थी। मैं उसके पास बैठकर उसके दोनों छोटे हाथों को उसके पेट पर रख दिया और हाथ से हाथ मिलाकर उसे तिपिया घुमाव बनाकर पेट मसाज करना सिखाया। मेरी धैर्य और गंभीरता देखकर बाई वई का चेहरा लाल हो गया। ये गर्मजोशी भरा माहौल उसे अपने सली माँ बाप के घर से भी ज्यादा आरामदायक लग रहा था। मैं रसोई में गया और उसके लिए शहद और नींबू का मिश्रण बनाया। सोफे पर बैठी बाई वई अचानक से बेचैनी और डर की गिरफ्त में गई। लबी की वजह से वो डर रही थी कि ये सपना जैसा माहौल जल्दी से खत्म होगा और फिर उसे उस ठंडे घर का सामना करना पड़ेगा। मैंने उसकी हालत समझी। उसके पास जाकर माथा उससे टकराया और शरीर का तापमान नापी। कोई बुखार नहीं था। फिर मैं उसके पास बैठ गया। मैंने उसमें थोड़ा पुदीना और ताजगी वाली नींबू शहद वाली चाय डाली। चम्मच से धीरे धीरे उसके होंठों को छूते हुए उसको पिलाई। वो शर्माती हुई खुद पीना चाहती थी, लेकिन मैं थोड़ा जोर देकर कहा कि इससे पेट भरता है तो थोड़ा कम। हर घूंट में उसकी गर्दन के रास्ते गर्म और खट्टा मीठा स्वाद उतर रहा था। मेरी यह नरमाइश देखकर बाई वई की आंखों में आंसू छलक आए, जो सालों से उस पर ब्रेक लगे थे। वो अब मेरी सुरक्षा के एहसास से धीरे धीरे ढीले हो रहे थे। उस रात बाई वई बहुत आराम से सोई। सपने में उसने अपने दिवंगत दादा दादी को देखा। खुश आंसुओं के साथ उन्होंने उनसे कहा कि वो एक बहुत अच्छा लड़का मिली है। सपने के अंत में उसने मेरा हाथ पकड़कर आसमान की और अपने दादा दादी को विदा किया। लंबे समय से चली आ रही मानसिक बीमारी धीरे धीरे ठीक हो रही थी और उसका मन भी बदल रहा था। आखिर में उसे लंबे समय बाद दिल का सुकून और शांति मिली। अगले दिन सुबह बाई वई जल्दी उठ गया और नाश्ता बनाकर तैयार था। उसे काम में व्यस्त देखते हुए मैंने महसूस किया कि उसका पूरा व्यक्तित्व बदल गया है। खुशी और उम्मीद से भर गया था। नाश्ता खत्म कर हम दोनों ने स्कूल की पोशाक पहनी और साथ बाहर निकले। बाई वही बोला, इन दिनों हम किसी दिन तुम्हारे यहाँ चलेंगे और सारे सामान वहाँ ले आएंगे। घर शब्द सुनते ही उसका रंग थोड़ा उड़ गया। उसकी उंगलियों में एक ठंडक दौड़ गई। उसे पता ही नहीं था कि वो टूटे हुए दो परिवारों का सामना कैसे करेगा। मैंने उसकी ठंडी बाई हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और अपने हाथ की गर्माहट उससे बांटी। चिंता मत करो तुम, अगर घर वाले विरोध करें तो मेरे पास उनको रोकने का तरीका है। गुनान शहर में मैं सच में फिर वापस नहीं जाना चाहता। उसने मेरा हाथ मजबूती से
पकड़ लिया। उसकी आंखों में सच्चा भरोसा और जोरदार चाहत झलक रही थी। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। अभी पर वो मुझसे अभी एक कर्जा बाकी है, जब तक वो चुका नहीं देता उसे जाने की इजाजत नहीं। बाई वही हंसते हुए सिर हिला दी। इस जिंदगी की सबसे तेज रोशनी देख चुके बाद आखिरकार हिम्मत हुई। उस अंधेरे से चुके बाद ही उसे आखिरकार हिम्मत दिन मैं और बाई वही साथ साथ ही स्कूल गए। क्लासरूम में पढ़ाई जोर शोर से चल रही थी। मैं और बाई वही अभी अपनी सीट पर बैठी थे कि हमारी साथ वाली सुई जिन बड़ी शौकीन नजरों से हमारे पास आ गई। अरे सुनो सुनो, सुना है कल तुम लोग साथ में नाइट मार्केट गए थे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। सच में? सफेद और शर्माते हुए लाल हो गए थे। मैं हैरानी से हाथ बढ़ाकर सू जिनको पकड़ बैठा जो धूप में चमक रहा था। पिंपल वाली गाल के बारे में तुमने किससे सुना? साफ साफ बता, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। ये पत्ता का छोटा भाई है। येशी कह रहा था कि तुम एक सुंदर लड़की के साथ डेट पर हो। मैं मजबूरन हाथ छोड़ दिया। क्लास के कुछ लड़कों ने गपशप सुनकर हंगामा मचा दिया। मैंने गंभीर नजरों से उन्हें एक बार देखा, तब जाकर सब शांति से पढ़ाई में लग गए। तभी एक मध्यम आयु की औरत जो अब भी बहुत आकर्षक दिख रही थी अचानक क्लासरूम के दरवाजे पर आई। झट से देखा तो पता चला कि वो बाई वेई की असली माँ है और उसे देखते ही बाई वेई का शरीर जैसे जड़ हो गया और उसने अनायास ही मेरी तरफ मदद के लिए देखा। क्लास टीचर दरवाजे पर जाकर कुछ बातें करने लगी, फिर मेरी तरफ देखा। मेरी तरफ से इशारा मिलने पर बाई वेई ने गहरी सांस ली उठी और क्लासरूम के दरवाजे की ओर चली गई। जैसे ही वो बाहर गई उसकी माँ ने माफी भरे चेहरे के साथ हो टीचर से कुछ बात की। हो टीचर ने समझदारी दिखाते हुए क्लासरूम में वापस लौट गई। मैं अपनी सीट पर बैठा था और खिड़की से बाहर देख रहा था। बाई वेई दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी नजरें नीचे झुकी थी और होंठ कसे हुए थे, जबकि उसकी माँ लगातार बातें करती रही। कुछ देर बाद उसकी माँ ठंडी ठंडी बात कहकर अचानक वापस मुड़ गई। सुबह मेरी बात मानने के बाद थोड़ी उम्मीद से भरपूर रही बाई वेई। जब वापस अपनी सीट पर आई तो उसकी हालत साफ दिख रही थी कि उसका मूड बिल्कुल नीचे गिर गया है। वह थोड़ी बेचैनी से मुझे एक नजर देख रही थी। मैंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बस उसे एक पक्का और गहरा मुस्कुराहट दिया। मेरी इस मुस्कुराहट को देखकर उसकी तनी हुई कंधे थोड़े ढीले हुए और चेहरा थोड़ा शांत हुआ। बाई वे, तेरी मम्मी तुझे क्या ढूंढ रही है? कुछ खास नहीं, बस घर की कुछ बातें करनी थी। बच्चों को ऐसी बातें कम पूछनी चाहिए। जल्दी से सुबह की पढ़ाई खत्म करूंगा, फिर तुम्हें दुकान लेकर चलूंगा जहां तुम मन मुताबिक जो मन चाहे खरीद लेना। अब अच्छे से अपनी किताब पढ़ो। मैंने तुम्हारी किताब पर हल्का सा थप्पड़ मारा ताकि तुम ध्यान लगाओ। दिल्ली ने सफेद वाई के लिए फासला बनाया, लेकिन दिल में मैं अगले कदम की सोची हुई योजना बना चुका था। चूंकि उसके मूल परिवार की छाया हमेशा उसके पीछे लगी रहती है तो मुझे उसके साथ खुलकर और ईमानदारी से खड़े होने के लिए ज्यादा मौके हासिल करने होंगे। सुबह की एक्सरसाइज खत्म होने वाली थी। मैं धीरे धीरे मंच पर गया और फिर शिक्षक के कान में एक बात कही, तुम इस उम्र में फिर भी पढ़ाई को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। सर, हम एक शर्त लगाते हैं, कैसा रहेगा? अगर इस हफ्ते की परीक्षा में मैं क्लास के टॉप 10 में आ गया तो आप मना नहीं करोगे मुझे अपनी सीट बदलकर उसके पास बैठने देने के लिए, ताकि मैं क्लास सुन सकूं। टॉप 10 में आने वाले मास्टर के शांत नजरों में अचानक चमक आ गई। वह सख्त इंसान नहीं थे। अगर तुम अपनी किशोरावस्था की उलझनों को मेहनत करने की ताकत में बदल सको तो यह यहाँ तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट होगा। मैं तुम्हारी हिम्मत की कद्र करता हूँ। अच्छा, बस तुम टॉप 10 में आ जाओ, मास्टर तुम्हें मंजूर कर लेंगे। मैं हंसते हुए उससे कलाई पकड़कर वादा किया। वापस अपनी सीट पर आते ही मैंने अंग्रेजी की किताब खोलकर लगभग पागलों जैसी तैयारी शुरू कर दी। मेरे डेस्क मैट पीला टोपी वाला मुझे चमत्कार देखने वाले की तरह घूर रहा था, जैसे मैं अचानक ड्रग्स में खूब फंस गया हूँ। मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं जानता था कि यह वो लड़ाई है जिसे मुझे जीतना है। जल्दी पढ़ाई खत्म होने के बाद मैंने अपने वादे के मुताबिक बाई वई और सूख जिन को लेकर कैंटीन गया। सूख जिन 10 रुपए की चीजें लेकर मेरी सुबह की चिढ़ निकालने की दबाने के लिए की थी। बाई वई का मूड अभी भी ठीक नहीं था, इसलिए मैंने शेल्फ से एक लॉलीपॉप उठाकर उसे दिया। थोड़ा मीठा खा लो, इससे ऊर्जा मिलेगी और मूड भी थोड़ा बेहतर होगा। मेरी सुबह की बात याद रखना, स्कूल के बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बाईवे ने चूसनी को थामे गहरी सांस ली और आखिरकार ठीक कहा। मैंने नकली मुस्कान छोड़कर एक सच्ची बड़ी खिलखिलाती हंसी दी। दुकान से बाहर आते ही देखा कि जियांग यान आराम से फूलों के गमले पर बैठा है। उसकी नजरें सीधी एक लड़की पर टिकी हैं जो पासी बारबेक्यू कर रही है। वो लड़की है डानमावी और उसका नाम शुदन वन है। जियांग यान इतनी मंग था कि हमें पास आते देख भी पता नहीं चला। मैंने उससे कहा, तुम ऐसे देखते रहोगे तो लोग तुम्हें स्टॉकर समझ बैठेंगे। अचानक जियांग यान हाश आया, हमें देखकर हकलाते हुए बोला, लाओगू साओजी हेलो। इस पर बाई वई शर्म से लाल हो गई। मैंने बाई वई और सुजिन को पहले क्लास में लौट जाने को कहा, फिर जियांग यान के पास जाकर बैठ गया। अब जब मैं तुम्हें पकड़ ही चुका हूं तो भाई तुम्हें एक सुझाव देता हूं, लड़की के पीछे भागना है तो बस एक शब्द याद रखना, ध्यान से सुनो। पर मेरी चिंता ये नहीं कि कोई दैनवान तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी, बल्कि उसकी उस बेहद पारंपरिक पिता की है जो तुम्हारे इस छोटे छोटे दबंगपन वाले लुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। जियांग यान तुरंत ही चिंता से भर गई क्योंकि पिछले जन्म में उसकी जिद्दी पूर्वाग्रह की वजह से उसकी माँ को जबरदस्ती दबा दिया गया था, जिससे माँ को इतनी गहरी तकलीफ हुई कि उसकी मौत हो गई। जियांग यान भी आखिरकार पागलपन की तरफ बढ़ गई। इस बार मैं कभी भी उस दुखद कहानी को दोहराते हुए नहीं देख सकता। मेरे पास एक तरीका है जिससे वह तुम्हारे प्रति अपना नजरिया बदल सकती है। मुझे एक ऐसे फरार अपराधी का सुराग मिला है जिस पर 10 लाख का इनाम रखा गया है। तुम पुलिस स्टेशन जाकर जुबाव कर देना।
जब पुलिस उसे पकड़ लेगी तो सारा क्रेडिट तुम्हें मिलेगा, तब पुलिस का समर्थन और स्कूल की सराहना भी मिलेगी। अगर वे फिर भी तुम्हारे लुक को लेकर उल्टा सीधा बोले तो तुम कह देना कि तुम केस सुलझाने में मदद करने के लिए खुद को झोंक कर गैंगस्टर्स के बीच छुपे हो। ऐसा सुनकर वो जरूर तुम्हें अलग नजर से देखेगी। अरे यार, तेरा ये तरीका तो कमाल है। वो 10 लाख का इनाम आधा आधा बांटे हैं, तू ले 5 लाख। आंटी का इलाज का तनाव भी थोड़ा कम हो जाएगा, तुम्हें भी लड़की पकड़ने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। खबर बिल्कुल भरोसेमंद है भाई, दिल में जगह है तेरी। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं अभी अभी जियांग येन के साथ प्लान पक्का कर लिया। जैसे ही मैंने देखा कू दानवान हिम्मत करके मेरी तरफ आ रही थी, मैं चुपके से मोड़ के पीछे जाकर हाइट वाली 8 मीटर जियांग यान को देख रहा था। जब जियांग यान ने कू दानवान का सामना किया तो वो इतना नर्वस हो गया जैसे कोई गलती करने वाला छोटा बच्चा। उसके बोलने में तक हकलाहट आ गई। पता चला था कि कू दानवान पहले उसकी मदद करने के लिए पुलिस को बुला चुकी थी। वो सोचती थी कि सुनने में जो स्कूल का बदमाश था वो कोई खौफनाक टाइप है, लेकिन पता चला वो बड़ा ही भोला और मासूम लड़का है। जियांग यान को लड़की के पीछे पीछे चलते देख मैं, जो एक बूढ़े पिता जैसा था, दिल से राहत महसूस करने लगा। जैसे ही मैं मुड़ा, मैंने देखा कि ये जी दूर खड़ी चुपचाप देख रही थी। पिछले शुक्रवार रात को, मैं सच में माफी चाहता हूँ, तुम्हें बाद में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? मेरा तो ठीक है, ये वापस तुम्हें दे रहा हूँ। कोर्ट में ड्राई क्लीनिंग के लिए भेज दिया था, वापस लेकर आऊंगा फिर तुम्हें दे दूंगा। मैंने वो साफ सुथरा रुमाल लेते हुए उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, अगर कभी कुछ होगा तो मुझसे कोई भी समय संपर्क करना। फिर मैं वापस क्लासरूम की ओर मुड़ गया। क्लासरूम में आते ही मैंने चुपके से सू जिन की ड्रॉवर में छुपी हुई चॉकलेट झपट ली। सुन के विरोध करने पर मैंने आखिरी टुकड़ा बाई वेई को दिया। बाई वेई ने प्यार से चॉकलेट को 2 हिस्सों में तोड़कर एक हिस्सा सू जिन को दे दिया। क्लासरूम में बचपन की ताजा खुशबू फैल गई। मैं अपनी सीट पर बैठा, फोन निकाला और देखा कि मम्मी ने एक फैक्स भेजा है। उसमें बेबीसिटर की नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें साफ थी, मासिक वेतन 6,000, मुफ्त खाना रहना और कोई भी ऐसी नौकरी नहीं जो शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाए। कॉन्ट्रैक्ट देखकर मैंने लंबी सांस ली। ये सिर्फ नौकरी का कागज नहीं था, बल्कि मैंने बाई वेई के लिए कानून के हिसाब से एक सुरक्षा कवच बनाया था। अगर वो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, यानी वो और साल की है और अपनी जिंदगी खुद चलाने लायक वेतन रखती है, तो उसके माता पिता की कस्टडी खत्म हो जाएगी। अगर दोनों परिवार उसे वो प्यार नहीं दे सकते तो मैं कानूनी तौर पर उसे उस अंधेरे दलदल से निकाल लूंगा। कॉन्ट्रैक्ट सही पाते ही मैंने फरार अपराधी का डिटेल्स जैंग यान को भेज दिया। बाहर चमकीली धूप को देखते हुए मैंने जाना कि अब मेरी और बाई वेई की नई जिंदगी सच में शुरू होने वाली है। स्कूल खत्म होने के बाद जैसे ही हम गेट के पास पहुंचे, बाई वेई का शरीर अचानक कठोर हो गया। वह एक तरफ हटकर अपने आप को मेरी पीठ के पीछे छुपा लिया। मैं उसकी नजरों के पीछे देखा तो पता चला कि उसके असली पिता बाई चेंगफेंग वहां खड़े थे। शायद 2 दिन से बाई वेई घर नहीं गई थी, इसलिए उसकी माँ सुबह स्कूल आई, लेकिन बाई वेई नहीं मिली, तो वापस जाकर अपने पति से मिलने गई। जो कुछ भी कहना हो बस कह देना, न कहना हो तो मैं संभाल लूंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बाई वेई का फुसफुसाता चेहरा जैसे हल्की सी झुर्रियां लिए फूलों की नर्म पंखुड़ी की तरह था। उसने गहरी सांस ली और तनाव भरी कशमकश को धीरे धीरे छोड़ते हुए मेरे साथ आगे बढ़ती रही। हम जानबूझकर बाई चेंगफेंग को नजरअंदाज करते हुए स्कूल के बाहर निकल गए, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए थे कि पीछे से दौड़ती हुई किसी की कदमों की आवाज आने लगी। बाई वेई, रुको, तुम्हारी मम्मी कह रही हैं कि तुम 2-3 दिन से घर क्यों नहीं आए, ये बताओ तो सही। भाई बाई वेई की आंखें मुझ पर टिके थीं, लेकिन उसका कोई भाव नहीं था, बस ऊपर नीचे निहार रहा था। वह होठ दबाए खड़ा था, पूरा बदन कांप रहा था और एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। मैंने बिना हिचकिचाए उसके पापा के सामने उसका ठंडा हाथ कसकर पकड़ लिया। ये नजारा देखकर बाई चेंगफेंग वहीं ठिठक गया और बाई वेई भी हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में अचानक जागरूकता थी, जैसे उसे डर था कि पिता शायद मुझसे बुरा न करें। क्या चल रहा है? तुम्हें तो सब ठीक से पता होना चाहिए कि हालात क्या थे। शुक्रवार की रात उस जोरदार तूफान में बारिश हो रही थी, लेकिन उसके पास बारिश से बचने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। आप बताइए ये क्या हाल है? आप कौन होते हो? मैं उसका सहपाठी हूँ। अपने हाथ छोड़ो और हमारे घर से दूर रहो। तुम्हारे यहाँ भारी बारिश हो रही है, मुझे तो यहाँ देखना पसंद है। अपनी ही बेटी को बाहर बारिश में भीगने दिया और एक रात के लिए भी अपने पास रखने को नहीं कहा। वहाँ तो उसका कोई घर नहीं है। ऐसे स्वार्थी और बेरहम झूठे आदमी को मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगा। तुम्हारा क्या दबदबा है? तू कौन होता है जो मुझे मेरी फैमिली के मामले सिखाए? प्यार है क्या तुम्हारे बोलने की जगह? तुरंत छोड़ो वरना मैं तुम्हारे टीचर और घर वालों को बताऊंगा। ठीक है, चलो अब मैं अपने माँ बाप को कॉल कर देता हूँ। अगर तुम्हें उनकी बातें सुननी है और साथ में थोड़ी डांट भी खानी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम लड़की को छेड़ रहे हो, अगर अभी भी छोड़ोगे नहीं तो मैं पुलिस को शिकायत कर दूंगी। झूठी शिकायत करने पर जेल भी हो सकती है। सरकार की एजेंसी तुम्हारे पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं है। मैं मांगता हूँ अंकल, थोड़ा कूल हो जाओ। बाई चेंगफेंग बहस में हार गया और सीधे हाथ बढ़ाकर बाई वेई को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगा। मेरी नजर ठंडी पड़ गई और मैंने अपने हाथ से उसके कलाई पकड़ ली। पुलिस में पहले की ट्रेनिंग की वजह से मेरा पकड़ना अम हाई स्कूल के लड़कों से कहीं ज्यादा पक्का था। बाई चेंगफेंग दर्द से दबे स्वर में कहा उठा, मैं अब तुम्हें 3 बातें बताता हूँ।
ध्यान से सुन लेना। पहली, बाईवई की कस्टडी उसकी माँ के पास है। तुम्हें उसका जबरदस्ती कंट्रोल करने या छूने का कोई हक नहीं। अपना हाथ हटाओ। दूसरी, जब उसे सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत थी, तुमने आंखें बंद करके उसे छतरदार बारिश में धकेल दिया। आज तुम्हारे पास यहाँ खड़ा होकर पाखंडी बनने का कौन सा हक और शर्म है? तीसरी, वह अब बड़ी हो चुकी है और अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। उसे तुम्हारे दान फरद की जरूरत नहीं। अगर और कुछ नहीं तो हमें दोपहर का खाना भी खाना है। बाई बाई। ये कहकर मैंने उसका हाथ जोर से झटक दिया। अगर तुम फिर से उलझोगे तो मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर एक बैनर लगा दूंगा, जिससे तुम्हारे साथी और बॉस जान जाएं कि तुम एक भारी बारिश वाली रात अपनी नई बेटी को बाहर कैसे निकाल दिया। मुझे लगता है कि इससे तुम्हारी प्रोन्नति पर असर पड़ेगा। मैंने बिल्कुल सही जगह दबाया, इस स्वार्थी इंसान की कमजोर कड़ी पर। बाई चेफेंग पूरी तरह से जम गया और मेरी बातों के सामने चुप रह गया। जब हम घर लौट रहे थे तो बाई बार बार मुझे उठाकर देखती रही। उसे मैं एक साथ पहचाना और अनजाना महसूस हो रहा था। मेरे अंदर एक ऐसी परिपक्वता की झलक थी जो बिल्कुल भी हाई स्कूल के छात्र जैसी नहीं सी लगती थी। माफ करना बाई। अभी मैं अपनी भावनाओं पर थोड़ा काबू नहीं रख पाया। तुम्हारे पापा को क्लास लगाई बिना सोचे तुम्हारे एहसासों का मुझे अचानक थोड़ा अफसोस होने लगा। पछतावा तो इस बात का है कि वो उसका असली बाप है। मैं ऐसे सीधे टकराव में जाकर शायद उसे बीच में फंसा दूं और परेशान कर दूं। मुझे खुशी हुई जब उसने धीरे से मेरे हथेली को दबाया और उसकी उंगलियां मेरे हाथ की पीठ पे अनजाने में सरसरा रही थी। उसने अपनी नजरें झुका ली। तुम मेरे सामने खड़े होकर ऐसे दिखते हो। तुम बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे लिए अपनी आवाज उठाते हो। वो तो बस एक हाई स्कूल का छात्र था, फिर भी मेरे पिता के सामने सीधा सामना करने की हिम्मत रखता था। मैं सच में खुश हुआ कि उसने अपना सिर उठाया। तभी मुझे पता चला कि कब वह पूरी तरह से आंसुओं से भीग चुका है। मैंने अपना रूमाल निकाला और धीरे से उसके लाल हुए आंखों को पोंछा। खुश होकर अभी क्यों रो रही है? उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ एक बेहद चमकदार मुस्कान दी। बिखरा हुआ मुस्कुराना इन आंसुओं में बीते वक्त को पूरी तरह से छोड़ देने की भावना है और साथ ही नई जिंदगी की खुशी भी है। बेवकूफ लड़की कभी रोती है तो कभी हंसती है, लेकिन रोना भी कोई बुरा बात नहीं है। रोना खत्म करके हंस पाना ही असली सेहत है। मेरी नरम बातों को सुनकर बाई वई को दिल से राहत मिली। कई दिन से जम गया था जो बर्फ का एक नुकीला टुकड़ा आखिरकार पूरी तरह पिघल गया। घर वापसी पर मैंने राइस कुकर से 2 कटोरियां पूरी पूरी टरोई और पसली का चावल निकाला। बहुत ज्यादा है, मैं पूरा नहीं खा पाऊंगा। एक तरह की भूख होती है जब मालिक सोचता है कि तुम भूखे हो तो आराम से खा लो, चाहे तुम 200 किलो भी हो जाओ। मैं हमेशा तुम्हें यहाँ रहने दूंगा। अगर तुम सच में मोटे हो गए तो मैं तुम्हारा कड़ा ट्रेनर बनकर तुम्हारे साथ वजन कम करने में मदद करूंगा। अपनी बॉडी के लिए खुद को तकलीफ मत दो। लड़कियां थोड़ी गोल मटोल होती हैं तो प्यारी लगती हैं, बिल्कुल सूजन जैसा। हाथों से छूने में जो मजा आता है, तो जो मांस मैं खाता हूँ वो भी रोज तुम्हारे हाथों से अपनी बिल्कुल हरकतें सहनी होंगी क्या? तुमसे और कुछ कहने का मन नहीं है। अब तुम मेरी नौकरी कर रहे हो। तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करना ऑफिस में डराना धमकाना कहलाएगा। तुम अगर मजदूरी विभाग में शिकायत करोगे तो मैं मुआवजा देने लायक नहीं हूँ। हमारे बीच तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, तो मैं तुम्हारे खिलाफ क्या करूंगा? तुम कौन कहते हो नहीं है? मैं बर्तन छोड़कर फैक्स मशीन के पास गया और एक कागज दिया। उसके सामने बेचे जाने वाला बंधननामा तो पहले ही तुम्हारे लिए तैयार कर दिया गया है। खाना खत्म होते ही उस दस्तखत को कर देना। बाई वही कॉन्ट्रैक्ट पर लिखे नाम को देखकर थोड़ी हैरान हुई। आंटी, आप अपनी माँ को बता देना, इस सिर को सही तरीके से निपटाने के लिए उसे ही आगे आना पड़ेगा। फिर उसने कुछ और कहा क्या? उसने कहा कि अगर तुम मेरी ठीक से देखभाल नहीं कर सकोगी तो तुम्हें निकाल ही दिया जाएगा। खासकर इस बात के लिए कि रोजमर्रा की देखभाल, जिसको ठंडा कमरा हो तो तुम मुझे गर्म करके देना होगा। ये साफ साफ ज्यादा लेने वाली शर्त है। ऐसे खास सेवाओं के लिए अतिरिक्त पैसे चाहिए। उसको देख कर जो पहले जितना झिझकता और शर्माता था अब वैसे नहीं रहा, यहाँ तक कि मुझसे मजाक भी करने लगा। तो मैं हंस पड़ा। ये आजादी का वादा आखिरकार उसे पूरी तरह मेरी सुरक्षा में ले आया था। खाने की मेज के सामने की हवा कुछ सौम्य सी लग रही थी। बाई वही कागज देखकर सोच रहा था कि ये सब मेरे लिए बस एक झूठा मजाक है, लेकिन जब उसने त्योकन को देखा तो पता चला कि हर बात बड़ी गंभीर और ठीक ठाक लिखी गई है। तुम सच में इस पेमेंट के हिसाब से काम करने वाले हो क्या? मुझे भेजो। तो कागज पर काला सफेद लिखा है और हस्ताक्षर भी है, तो इसका कानूनी महत्व है। अगर नहीं देता तो? अगर वापस बताओ तो मैं कई गुना मुआवजा मांगूंगा। ये नहीं चलेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट मत बनाओ। उसे देखो कितना नर्वस लग रहा है। मैं धीरे धीरे, सली ने दूध पीते हुए मन ही मन सोच लिया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच का निजी मामला नहीं है। नीचे खेल खेल में इसका असली मकसद है तुम्हारे माता पिता से भविष्य में निपटना। जब मैंने माता पिता के शब्द सुने तो मैं तुरंत महसूस कर पाया कि उसके कंधे थोड़ा सा सिकुड़ गए। उसकी आंखों में पूरी उलझन साफ झलक रही थी। माता पिता, इसका उनसे क्या लेना देना? भले ही तुम अभी अभी बड़े हुए हो, लेकिन जब तक तुम्हारे पास पक्का आय नहीं होगा वे अभी भी उनकी पूरी पकड़ में है। लेकिन सिविल कोड के धारा 48 के मुताबिक जब तक तुम्हारे पास अपनी जिंदगी चलाने के लिए स्थिर और पर्याप्त आमदनी होती है तुम्हें पूरा कानूनी अधिकार माना जाता है। मैंने तुरंत अपने फोन की स्क्रीन खोलकर उस कानून का नियम दिखाया और उसे दिया। आसान शब्दों में, जब तक तुम्हारे पास ये नौकरी है तुम्हें अपने माता पिता की किसी भी जबरदस्ती से मना करने का हक है। अगर वे दबाव डालते हैं तो तुम कानूनी मदद ले सकते हो। क्या ये सच है? बाहर वाले तो बिल्कुल भी समझ नहीं सकते कि उस खून खराबे के बिना मारपीट करने वाली घरेलू मानसिक हिंसा ने उसे किस हद तक तोड़ दिया था। अब जब मैं कानून की बात देख रहा हूँ तो आखिरकार उसकी
आंखों में छाई धुंध पूरी तरह खत्म हो गई है और उसने कभी न देखा गया जोश वापस पा लिया है। अब समझ आ गया होगा ना। खाना खा के आराम से जाकर वो डॉक्यूमेंट साइन कर देना। महीने के 6,000 तो बहुत ज्यादा है। मेरी माँ भी महीने में सिर्फ 3,000 कमाती है। मैं एक घरेलू सहेली का काम ठीक से भी नहीं कर पाऊंगी। क्यों ना आधा कर दिया जाए। बेवकूफ लड़की, तू मेरे घर खाती है रहती है। मेरे ये पैसे मैं आखिर में तुझसे वापस ले लूंगा। ये नंबर तो सिर्फ बाहर वालों के दिखावे के लिए लिखा है। आखिर में सारे पैसे मेरे ही होंगे। तो मैं तो राहत की सांस ले ली। उसने देखते ही तुरंत आराम किया और बड़े ताजगी से कटोरी में रखे पसली के टुकड़ों को खतने लगा। चावल तो जैसे हर दाना मीठा और खुशबूदार हो गया हो। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसे मजाक में फिर से चिढ़ाने लगा। तुम्हें 1 रुपया भी कम नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें लगे कि ये ज्यादा है तो आगे घर के सारे खर्चे तुम्हारी ही कमाई से उठाओ, ताकि मैं अच्छे से समझ सकूं कि बगल में पैसों पर किसी की देखभाल करने का मजा क्या होता है। ठीक है, अपने वेतन से बाद में गू नानचेंग की पूरी जिंदगी खिलाने पीने का वादा करता हूँ। रूशी पिंग गवाह है। के बाद उसका मूड बड़ा अच्छा था। उसने खुशी खुशी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी कर दिया और गुनगुनाते भी रहा। फुर्तीली सी छोटी धुन ने मुझे जबरदस्ती रसोई से बाहर निकाल दिया। मैं खुद हाथ में दस्ताने पहनकर खुश था। शाम ढलते ही मेहमान आए और लिविंग रूम फिर से शांत हो गया। तभी मुझे याद आया कि कल रात दादा दादी के घर से जो आराम की जड़ी बूटी लाई थी। दादा दादी ने कहा था कि इसे तकिए के नीचे रखने से नींद अच्छी आती है। कल इतना व्यस्त था कि पूरी तरह से भूल गया। मैं गेस्ट रूम में गया। बिस्तरों की सफाई से ठीक रखा हुआ था। हवा में हल्का सा नया खुशबू था। मैं स्थिर होकर खिड़की के पास गया और यूं ही तकिए को हटाया, लेकिन मेरी नजरें तुरंत जड़सी हो गईं। तकिए के नीचे एक ठंडा फल काटने वाला चाकू आराम से पड़ा था। मेरी आंखों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। ये चाकू ठीक उसी तरह का था जिससे पिछली जिंदगी में फोरेंसिक ने ये हत्या की थी बताया था। ये बिल्कुल भी हमारे घर का चाकू नहीं था। जब वो भारी बारिश में सड़क पर भटकता हुआ यहाँ आया था, तब से ये चाकू उसके पास चिपका हुआ था। मेरे दिमाग में पिछली कई जिंदगियों की झलकियां उघड़ने लगी। आत्महत्या की संभावना बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि घाव का कोण बिल्कुल गलत था। लेकिन अगर हथियार थाने वाला चाकू खुद उसके पास था, तो जिन लोगों को मैंने पहले शक से बाहर रखा था, चाहे वो झगड़ालू यार हों, गुजरती भीड़ के लोग, डिलीवरी वाले या जो बस साथ से गुजर रहे थे, वे भी शक के दायरे में आ जाते हैं। क्योंकि चाकू खुद उस पर था, तो उस रात उस इलाके से गुजरने वाला कोई भी हत्यारा हो सकता है। मेरे पहले के सारे तर्क इस पल में पलट गए। मेरी बहन जो कपड़े धोकर आई थी, पता नहीं कब दरवाजे पर आ खड़ी हुई थी। उसने मुझे तकिए के साथ अजीब तरह से खड़ा देखा। फिर बिस्तर पर पड़ा फल काटने वाला चाकू देखकर उसकी आंखों में डरा हुआ डर साफ नजर आया। उसने घबरा कर कहा, मुझे गलत मत समझो, कोई बात नहीं, बताने की जरूरत नहीं। लड़की होकर अकेले बाहर होना भी सुरक्षा की ऐसी समझ बढ़िया बात है। मैंने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसकी महसूस किया। मेरी निश्चल और असहाय आंखों में मेरे पिछले जन्म के जटिल मामलों की जानकारी बेतहाशा सुलझाई जा रही थी। उस वक्त मैंने कसम खाई कि मैं कभी भी उस दुखद कहानी को दोहराने नहीं दूंगा।